Hello everyone, welcome back to JRF Atta. A very good morning to all of you. आज की क्लास में हम लोग हमारे जो फर्स्ट थिंकर हैं यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल थ्योरी में जो फर्स्ट हमारे क्लासिकल थिंकर हैं एमाइल डर्कहाइम उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में पूरा पढ़ने वाले हैं। क्या इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, क्या इनका कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है सोशियोलॉजी में, वो आज की क्लास में हम लोग पूरा कवर करेंगे। आई होप आप सभी रेडी हो आज की क्लास के लिए। तो चलिए हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एमाइल डर्कहाइम की बात करें तो ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हमारे हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इनका बर्थ 1858 में हुआ था एंड डेथ 1917 में। तो 1858 से लेके 1970 तक इनका हमारा बर्थ पीरियड है। स्पेशली जो क्लासिकल थिंकर्स हमारे हैं उनका जो लाइफ पीरियड है वो आप लोगों को ज़रूर अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से हमें अक्सर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे बन जाते हैं। हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो स्पेशली एटलीस्ट जो क्लासिकल थिंकर्स हैं उनका तो आप लोग याद कर ही सकते हो। तो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट ये हमारे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। ये जो आपको पोजीशंस इन्हें दी गई हैं ये भी पता होना चाहिए। एंड एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी इन्हें हम लोग बुलाते हैं, क्योंकि ऐसा डिसिप्लिन या ऐसा सब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में, या हम लोग बात करें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, सबसे पहले एमाइल डर्कहाइम ने काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट इस्टेब्लिश करने में। तो इन्होंने इसलिए इन्हें हम लोग एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बुलाते हैं। सिंथेटिक स्कूल से ये हमारे बिलोंग करते हैं। तो सिंथेटिक स्कूल क्या होता है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या होता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इन्हें हम लोग पॉजिटिविस्ट भी बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट भी बोलते हैं, एंड आइडियलिस्ट भी हम लोग इमाइल डर्कहाइम को बोलते हैं। तो प्रत्यक्षवादी, प्रकारवादी एंड आदर्शवादी हम लोग इमाइल डर्कहाइम को बुलाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। टू मेन थीम्स हैं उनकी सोशियोलॉजी में। तो वो सोशल और द ओवर द इंडिविजुअल, मतलब सोशल मतलब हमारी जो सोसाइटी है, इंडिविजुअल से ज़्यादा सोसाइटी पर लोग हेमाइट डर्कहाइम जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। मैक्रो थिंकर ये हमारे हैं। तो मैक्रो थिंकर क्या होता है, इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरे ग्रुप, सोशल सोशल लेवल पे जो हमारी सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो थिंकर होते हैं, पूरे लार्ज ग्रुप को। तो ये भी इमाइल डर्कहाइम जो है सोसाइटी को जो है इंडिविजुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे देते हैं। एंड वो इस बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी को हम लोग साइंटिफिकली भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे ऑगस्ट कोम्टे ने बुलाया था उसी तरह से हमारे डर्कहाइम भी बात करते हैं, इसलिए पॉजिटिविस्ट भी इन्हें हम लोग बोलते हैं। तो ये जो मेन थीम्स हैं, इनके पर्सपेक्टिव्स हैं सोसाइटी को लेकर, सोशियोलॉजी को रिलेटेड, ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें कौन कौन सी मेथडोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी, कौन कौन से उन्होंने अपनी रिसर्च में क्या क्या मेथड्स हैं वो फॉलो किए थे। तो सबसे पहले तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, इंडक्टिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव डेटा उन्होंने यूज़ किया था। इसका मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, जहां हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ये जो चीजें हैं हम लोग यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो है वो हमारा मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करता है। कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं किसी रीजंस की वजह से जिसमें हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो स्पेशली सुसाइड की अगर हम लोग बात करें तो सुसाइड जो उनका थ्योरी था उसमें उन्होंने मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं वो यूज किए थे, मतलब क्या ऐसे अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से हमें सुसाइड जो है सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो ये मेथड उन्होंने यूज किया था। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जिसे डर्कहाइम ने हमारा कंपैरेटिव मेथड भी बुलाया था। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है या कंपैरेटिव मेथड की सिंपली बात करें तो दो चीज़ों की जब हम लोग तुलना करते हैं आपस में, तो जैसे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में उन्होंने कंपैरिजन आपस में किया था, तुलना इनकी आपस में की थी। तो इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, डर्कहाइम ने इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट को कंपैरेटिव मेथड हमारा बुलाया था। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। कॉन्कॉमिटेंट जो वेरिएशन है ये भी मेथड उन्होंने यूज़ किया था। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन क्या होता है, जब आप अपनी कोई भी स्टडी है उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न
या फिर ट्रेंड हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी जो रिसर्च है एक पर्टिकुलर पैटर्न पे हमारी चल रही है। तो इसके बारे में भी एमाइल डर्कहाइम ने बात की थी, ये मेथड उन्होंने यूज़ किया था। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस की हम लोग बात करें तो कंपैरेटिव मेथड तो आप सभी समझते हो। हिस्टोरिकल मेथड मतलब किस तरह से पुराने चीज़ों में ऐतिहासिक तरीके से हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कैसे हम लोग सोसाइटीज़ को कंपेयर करते हैं, क्या उनके हिस्टोरिकल रीजंस थे, वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग स्टडी करते हैं। फंक्शनल एनालिसिस तो कल हमने पढ़ा था, वो फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखते हैं। इंडक्टिव मेथड उन्होंने यूज़ किया था। इंडक्टिव मेथड मतलब ये उनका जो सोशल फैक्ट का जो स्टडी था या सुसाइड, एक तरह से इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, पर्टिकुलर इंडिविजुअल केसेस से अपनी एक यूनिवर्सल जो थ्योरी है वो जनरेट की थी। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस से यूनिवर्सल थ्योरीज अपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो उसे इंडक्टिव मेथड हम लोग बोलते हैं। तो ये अभी मैं आपको जब सुसाइड पढ़ाऊंगी तो और डीपली इसके बारे में बताएंगे। एंड क्वांटिटेटिव डेटा भी उन्होंने सुसाइड की जो थ्योरी है उसमें यूज किया था। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब मात्रात्मक, जहाँ पर हम लोग नंबर्स वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं, नंबर्स हैं, टेबल्स हैं, ग्राफ है, ये सारी जो चीज़ें जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसे क्वांटिटेटिव डेटा हम लोग बोलते हैं। तो सुसाइड की जो स्टडी थी उसमें उन्होंने क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ किया था। ये सारी जो मेथडोलॉजी है डर्कहाइम ने हमारी फॉलो की थी। तो इनका ब्रीफ आइडिया आप सभी को होना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस की उन्होंने बात की थी। तो जैसा मैंने बताया, मल्टीपल वेरिएबल्स जब आप अपनी स्टडी में यूज़ करते हो, कई चर, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जब आप अपनी स्टडी में यूज करते हो तो उसे हम लोग मल्टीवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं। ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनका कंप्लीट एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। सारे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर आपने रिसर्च पहले कभी पढ़ी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे कैसे होते हैं, जिसमें हम लोग चेंजेस या फिर मैनिपुलेशन जिसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं उसमें हम लोग अपने तरीके से उनको बढ़ाकर देखेंगे, क्या उसकी वजह से हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स में फर्क दिख रहा है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हमारा कॉज होता है कि उसमें आप चेंजेस करोगे। सपोज आपने देखा कि मैरिजेस की वजह से सोसाइटी में हमें सुसाइड रेट ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो आप या तो ऐसी सोसाइटी देखोगे जिसमें मैरिजेस कम है, या सिंपल हम लोग बोले जिस वेरिएबल में हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जिसमें हम लोग किसी को अगर बढ़ाकर देखें या उसको कम करके देखें, अगर बढ़ा के हम लोग देखते हैं उस वेरिएबल को तो क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, या कम हम करके देखते हैं तो क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला है। तो ये जो सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग करते हैं। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या करता है, ये जो अलग अलग तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैनिपुलेशन या चेंजेस आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी जब हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे, बट एक ब्रीफ आई होप आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 में भी पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मल्टीवेरिएट मल्टीपल वेरिएबल्स उन्होंने अपनी स्टडी में यूज़ किए थे। किस तरह से हम जो सोसाइटी, कॉजल लिंक्स मतलब क्या कॉज है, क्या कारण है, उसकी वजह से क्या जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए उन्होंने मल्टीवेरिएट जो एनालिसिस है वो यूज़ किया था। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स और सोसाइड के बीच में क्या क्या ऐसे कारण हैं उनकी वजह से कौन सुसाइड रेट सोसाइटी में देखने को मिल रही है नहीं, तो उसके बारे में बात की थी। तो जैसा मैंने आपको बताया, सुसाइड की जो उनकी स्टडी थी उसमें उन्होंने हमारा मल्टीवेरिएट जो एनालिसिस है वो यूज़ किया था। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अपनी सुसाइड की स्टडी में, क्योंकि ये भी आपसे पूछ लेते हैं किस स्टडी में कौन सा मेथड हमारा किस थिंकर ने फॉलो किया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। सुसाइड की स्टडी में उन्होंने मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो मेथड है वो अपना यूज़ किया था आत्महत्या के सिद्धांत में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उन्होंने यूज़ किया था इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। तो जैसा मैंने बताया, कॉम्पेरेटिव मेथड भी उन्होंने इसे बुलाया था, तुलनात्मक विधि उन्होंने इसे हमारा बुलाया था। कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, जब आप मोस्टली हम लोग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में ये करते हैं, मतलब जब आप दो चीज़ों को आपस में, सपोज जैसे तराजू होता है ना, वो क्या करता है, दो चीज़ों को आपस में मेजर करता है कि किसमें हमारा वजन ज़्यादा है, किसमें हमारा कम है। तो कंपैरेटिव मेथड मतलब एक तरह से तुलना करना, जब आप डिफरेंट चीज़ों की तुलना करते हो कि किसमें हमारे क्या बदलाव है या किसमें
क्या चीज़ें हैं, तो उन सभी के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे उन्होंने कंपैरेटिव मेथड इसे हम लोग बोलते हैं, या इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जिसे डरखाइम ने हमारा कंपैरेटिव मेथड बुलाया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखनी है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में आप ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से social fact determined and defined by Durkheim cannot be artificially manipulated or even produced to accord with anything like control experiment. It was only possible to bring them together in a way that they have spontaneously and produce, compare and contrast them in some carefully controlled way within the framework of some carefully constructed procedure. तो उन्होंने क्या बताया था, ये जो कंपेयर करना है दो चीज़ों को, हम लोग एक प्रॉपर प्रॉपर प्रोसीजर है वो उसका फॉलो होना चाहिए। प्रॉपर जो तरीके हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा सपोज जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उस तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये जो सारे एक्सपेरिमेंट है ये होने चाहिए कि आप जो सारे फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल एक तरह से कर सको। तो इसके बारे में हमारे डरखाइम बात करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये एक साइंटिफिक मेथड है जो सबसे पहले हमारा ओरिजिनली किसने यूज किया था, जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल का नेम आप लोगों को ध्यान रखना है, जिन्होंने सबसे पहले हमारा जो कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन जो मेथड है इसे ओरिजिनली उन्होंने यूज किया था। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एक पर्टिकुलर वे, एक पैटर्न जब आप फाइंड करने की कोशिश करते हो कि किसके वजह से हमें, उस कारण की वजह से क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न जब आप एक विशेष तरीके को जब आप देखने की कोशिश करते हो तो उसे हम लोग कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन बोलते हैं। ये जो चीज़ है ये भी अगेन जैसा मैंने बताया सुसाइड की थ्योरी में उन्होंने यूज की थी कि क्या जो हमारी सुसाइड रेट है वो क्या पर्टिकुलर पैटर्न हमारा फॉलो कर रही है। तो सुसाइड रेट एंड रिलीजन ये दो फैक्टर उन्होंने लिए थे कि कैसे ये जो सारी चीज़ें हमारा इफेक्ट डाल रही हैं सुसाइड रेट में, सोसाइटी में। तो इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। तो कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन का सिंपल मतलब है कि क्या एक तरह से आप जो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न आप फाइंड करते हो कि किस तरह से हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं सोसाइटी में। तो इसके बारे में भी डरखाइम बात करते हैं। कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन उन्होंने यूज़ किया था मेथड अपना सुसाइड की स्टडी में। तो ये उनके बेसिक सारी मेथोडोलॉजी थी। बाकी ये जो सारे टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी उन्हें हम लोग यूनिट 2 में भी और अच्छे रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये बेसिक आइडिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके डरखाइम की जो सारी थ्योरीज हैं वो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी थ्योरी उन्होंने हमारी यूज़ की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले उन्होंने सोशल फैक्ट, उनकी बहुत फेमस हमारी थ्योरी है, उसके बारे में बात की है। तो सोशल फैक्ट क्या होता है कि समाज के जो भी एक तरह से जनरल रूल्स होते हैं, सोसाइटी में जो भी नियम एंड कानून एक तरह से जो बनाए गए हैं सोसाइटी के, वो डरखाइम के अकॉर्डिंग किस में आते हैं, हमारे सोशल फैक्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एज अ थिंग्स की तरह बुलाया था सोशल फैक्ट को हमारा। तो इसके सोशल फैक्ट से किस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डरखाइम ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बताए थे सोशल फैक्ट के। तो वो चीज़ें हैं आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करनी है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हमें जो सोशल फैक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो रियल वास्तविकता में हमारी सोसाइटी में ये जो सोशल फैक्ट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअल से विल एंड डिजायर से ऊपर होते हैं। सोशल फैक्ट एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेड बाय सोसाइटी। ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल हमारा सोशल फैक्ट बनाता है, बल्कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सोसाइटी द्वारा चीज़ें हैं, ये हमारी बिल्डअप की जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डरखाइम एक मैक्रो थिंकर थे तो वो उसी तरह से हमारी जो सोसाइटी है उसको डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है ये क्या है, एक तरह से एक्सटर्नल है, लोगों के ऊपर कॉन्स्टेंट, मतलब लोगों के ऊपर दबाव डालने का ये हमारा काम करती हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझाओगे, जो लीगल कोड्स हैं, कस्टम्स हैं, मॉरल रूल्स हैं हमारी सोसाइटी के, रिलीजियस बिलीफ है, ये डरखाइम के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे सोशल फैक्ट है जो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी द्वारा बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल खुद नहीं बनाते बल्कि जो पूरी सोसाइटी में, जैसे आप देखो लीगल रूल्स क्या होते हैं, हमारा जो भी कानून है, लॉ है, वो ऐसा तो नहीं है ना कोई कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बनाता है, वो हमारी
पूरी सोसाइटी के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। लोगों के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट मतलब दबाव डालने वाले होते हैं, आपके ऊपर एक तरह से दबाव होता है कि आपको ये जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना ही है। कोएर्सिव होते हैं, ये दमनकारी होते हैं, मतलब जो लोग हैं सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं उनको एक तरह से दबा के रखने का काम करते हैं, उनका बिहेवियर एक तरह से रेगुलेट करने का काम करते हैं। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, ऐसा नहीं कि बहुत गलत वे में ये लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, बट ये सही है क्योंकि लॉ का होना, एक कानून का होना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई कानून नहीं होगा तो सब लोग अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर देंगे, बहुत सारे गलत काम भी हमारी सोसाइटी में होने लगेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके लिए सोशल फैक्ट हमारे बनाए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कलेक्टिव हमारे होते हैं सोसाइटी में और हर सोसाइटी के इनहेरेंट होते हैं। हर सोसाइटी में ये हमें देखने को ही मिलते हैं, जैसे हर सोसाइटी का अपना अलग कल्चर होगा, कस्टम्स होंगे, हर सोसाइटी के अपने रीति रिवाज होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से सोशल फैक्ट है जो कलेक्टिव होते हैं, हर सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या है सोशल फैक्ट की। अब ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर अच्छे से ध्यान रखनी है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या हैं, तो ये एक्सटर्नल होते हैं, मतलब बाहर से हमारी सोसाइटी पर, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के अंदर, बल्कि सोसाइटी के फॉर्म में ये हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। एक्सटर्नल होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, मतलब ये बाध्य हमें करते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और जनरल भी होते हैं, मतलब सभी के लिए एक समान ये हमारे लागू होते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल फैक्ट के, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। एक और इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, कोर्सिव ये हमारे होते हैं, या हम लोग हिंदी में जिसे बोलते हैं दमनकारी, ये हमारे होते हैं। हमारे ऊपर एक तरह से दबाव, फोर्स डालने का ये हमारा काम करते हैं। तो ये भी कॉन्स्ट्रेंट या कोर्सिव ऑलमोस्ट सेम बात है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले उन्होंने बताया ये क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल होते हैं इंडिविजुअल के, जैसे डोमेस्टिक और सिविल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, ये हमारे एक्सटर्नल एक्सटर्नल होते हैं। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं, ये बाहर से, मतलब हमारी सोसाइटी के द्वारा इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है। इंडिविजुअल टेक बर्थ इन अ सोसाइटी एंड लीव्स इट आफ्टर बर्थ डेथ, हाउएवर सोशल फैक्ट्स आर ऑलरेडी गिवन इन अ सोसाइटी एंड रिमेन इन एग्जिस्टेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो उन्होंने सिंपली हमारा क्या बताया है, इंडिविजुअल के पैदा होने से पहले भी हमारी सोसाइटी में सोशल फैक्ट जो है वो बने हुए रहते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है वो हमेशा रहता है, चाहे यहाँ लोग पैदा हो चाहे मरो, चाहे बर्थ हो यहाँ चाहे डेथ हो, लेकिन ये जो सोशल फैक्ट है वो हमेशा हमारी सोसाइटी में रहते ही हैं। लैंग्वेज वो हमेशा सोसाइटी में रहेगी, भाषा आपकी सोसाइटी में हमेशा रहने को मिलेगी। आपके पैदा होने से पहले, आपके जन्म से पहले भी आपके सोसाइटी में कोई ना कोई भाषा है, वो एक तरह से बाहर से आपको मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके बॉडी से, एक्सटर्नल मतलब आपकी जो सोसाइटी द्वारा है उससे हमें दिए जाते हैं। आपके मरने के बाद, मतलब आपकी डेथ के बाद भी ये जो चीज़ें हैं हमेशा हमारी सोसाइटी में रहेंगी। हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है वो हमेशा रहेगा ही। तो ये उन्होंने फर्स्ट फीचर हमारा बताया है सोशल फैक्ट का। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कॉन्स्ट्रेंट, मतलब ये दमनकारी दबाव हमारे ऊपर डालते हैं। तो जैसे लॉ है, एजुकेशन है, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, ये एक तरह से क्या होता है हमारे ऊपर कॉन्स्टेंट, हमें दबाव, हमें बांध बाध्य करके रखते हैं, हमारे जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करते हैं। जैसे लॉ है, आपकी सोसाइटी का जो भी कानून है वो आपके बिहेवियर को क्या करता है, रेगुलेट करता है कि आप कोई भी गलत काम ना करो, तो वो सारी चीज़ें करता है। एजुकेशन है, ये लोगों को सोशलाइज करता है, लोगों को समझाता है, बच्चों को स्कूल में हम यही शिक्षा देते हैं कि क्या सही काम आपको करना चाहिए, कौन से गलत काम नहीं करने हैं। तो ये एक तरह से बाध्य हमारे लिए करता है। रिलीजियस बिलीफ है, बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं कि अगर आपने ये गलत काम किया तो भगवान का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से सोशल फैक्ट है हमारी सोसाइटी के, जो इसके बारे में डरखाएं बात करते हैं, जो हमें एक तरह से कॉन्स्टेंट बाध्य करने का जो हमारा काम करते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है। क्राउड को, हमें अपनी फीलिंग्स को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे जो सोशल फैक्ट है वो उसी से हमारे डिस्क्राइब होते हैं। इट्स सब्जेक्ट इज द ग्रुप एज अ होल एंड नॉट इंडिविजुअल और पर्टिकुलर। अगेन वही बात है, ये जो सारी चीज़ें हैं एक समूह के रूप में लागू होती हैं, ना कि किसी व्यक्ति पर। सारे जो सोशल फैक्ट हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए समान रूप से हमारे बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट उन्होंने बताया सोशल फैक्ट क्या होते हैं, जनरल होते हैं, सभी के लिए सामान्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जो सोशल फैक्ट हो वो किसी के लिए अलग होगा, सभी के लिए समान है। जो कानून है, लॉ है, वो सभी के लिए समान होता है ना। कानून अंधा हम लोग बोलते हैं, क्यों अंधा होता है? क्योंकि वो सभी को समान तरीके से हमारा दिखता है। तो सोशल फैक्ट जो है वो एक तरह से जनरल होते हैं, हमारी सोसाइटी के इंडिपेंडेंट होते हैं, लोगों के पर्सनल बिलीफ से ये हमारे नहीं बनते, बल्कि सोसाइटी में एक तरह से किस तरह से बना दी गए हैं उस पे होते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे क्या हो सकते हैं, जो बिलीव्स हैं, फीलिंग्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो सारे ग्रुप की हम लोग कलेक्टिवली देखते हैं, तो ये एक तरह से क्या है, सोशल फैक्ट है। तो आई होप सोशल फैक्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डरखाइन का, कि सोशल फैक्ट क्या होता है। सिंपली आपको ध्यान रखना है, ऐसी एक तरह से चीजें हमारी सोसाइटी के एज अ थिंग उन्होंने हमारा सोशल फैक्ट को बुलाया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है, एज अ थिंग, चीज और वस्तु के फॉर्म में जो हमारी सोसाइटी में हमेशा रहती हैं। जैसे हमारी सोसाइटी का कानून है, सिस्टम है, हमारी सोसाइटी का लैंग्वेज, कल्चर है, इन सभी को एज अ सोशल फैक्ट हमारा डरखाइम ने बुलाया था, जो सोसाइटी के द्वारा हमारा बिल्डअप किया जाता है। तो इसके बारे में एमाइल डरखाइम हमारे बात करते हैं। अब सोशल फैक्ट को उन्होंने दो तरह से हमारा डिफाइन किया था, एक है मटेरियल सोशल फैक्ट, दूसरा है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। मटेरियल सोशल फैक्ट हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए। मटेरियल सोशल फैक्ट हमारे क्या होता है, जैसे हमारी सोसाइटी की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें जो हमें डायरेक्टली दिखती हैं, जैसे हमारी सोसाइटी का आर्किटेक्चर है, फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, लीगल कोड्स हैं, ये जो सारी चीज़ें क्या है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग डायरेक्टली अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखने योग्य जो चीज़ें होती हैं, वो डर्कहाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मटीरियलिस्टिक चीजें होती है। मटीरियल थिंग्स जैसे पॉपुलेशन साइज है, डेंसिटी है, कम्युनिकेशन चैनल है, हाउसिंग अरेंजमेंट है हमारी सोसाइटी का। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल। जैसे मैंने आपको सिंथेटिक स्कूल के बारे में जब पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी में, तो उसमें डर्कहाइम ने थ्री टाइप से सोसाइटी को डिफाइन किया था, मॉर्फोलॉजिकल, सोशल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकल ये हमारी चीजें हैं जो मटेरियल सोशल फैक्ट है, मतलब हमारी पॉपुलेशन की साइज, डेंसिटी, ये जो सारी चीजें हैं ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हैं। इसके बारे में टरखाएं बात करते हैं। एंड सोशल फैक्ट्स के बारे में उन्होंने अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर में बात की थी। अब ये चीजें भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है कि कौन सा टॉपिक किस बुक में दिया था, क्योंकि भैया ये भी क्वेश्चंस हमसे पूछने लगा है, अब एनटीए कुछ भी पूछने लगा है, तो ये चीजें भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। डिवीजन ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट बुक है उनकी, फर्स्ट बुक इनकी मानी जाती है। डॉक्टरल थीसिस है ये हमारी डरखाइम की, मतलब डॉक्टरल थीसिस आप सभी समझते ही हो। तो डिवीजन ऑफ लेबर 1893 में आई थी, डॉक्टरल थीसिस है डरखाइम की, जिसमें उन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बात की थी। ये चीजें आप लोग को अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर उन्होंने बताया था नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट क्या होते हैं हमारी सोसाइटी के, ये भी इन एक्सटर्नल होते हैं, कोअर्सिव होते हैं। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट मतलब हमारी सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, कल्चर है हमारी सोसाइटी का, ये एक तरह से क्या है, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है। कल्चर जो है उसे आप डायरेक्टली मतलब ऐसा टेंजिबल फॉर्म में नहीं देख सकते, कि आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ये कल्चर खड़ा है हमारे सामने, ऐसा तो नहीं होता ना, या ये कल्चर सामने रखा हुआ है हमारी सोसाइटी में, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है, जिन्हें आप बिहेवियर में, फीलिंग्स में अपने देख सकते हो, वो एज अ रूल के फॉर्म में हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, बट डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देते। तो ये एक तरह से क्या होते हैं, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हमारी सोसाइटी के होते हैं। तो आई होप मटेरियल फैक्ट, मटेरियल सोशल फैक्ट एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। बहुत ईजी है, सिंपल। मटेरियल मतलब ऐसी चीजें, भौतिक चीजें जो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रही हैं सोसाइटी में। और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में क्या आ जाता है, जो हमारी मोरल फोर्सेस हैं सोसाइटी की, जो हमें एक तरह से बाध्य करने का काम करती हैं हमारी सोसाइटी में, वो हमारी किस में आती हैं,
नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट जैसे नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं हमारी सोसाइटी के, वो एक तरह से हमारे नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में आते हैं। कल्चर है तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हमारे 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आपको ध्यान रखना है मटेरियल सोशल फैक्ट एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में डर्कहाइम ने सबसे ज़्यादा नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट पे ध्यान दिया है। इसलिए उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट भी हमारे बताए हैं। मोरालिटी, कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल करेक्ट। तो ये 4 टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हैं। इनका सबसे पहले तो नेम आपको ध्यान रखना है। एंड ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गैर भौतिकी सामाजिक तथ्य, मतलब नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट पर डर्कहाइम ने हमारा ज्यादा फोकस किया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो सारे सोशल फैक्ट है ये एक बार मैं आपको समझा देती हूँ तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया डर्कहाइम मटेरियल तो आपको समझ में ही आ गया एंड नॉन मटेरियल भी आपको समझ में आ गया। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट को उन्होंने 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है? सबसे पहले है मोरालिटी, दूसरा उन्होंने बताया है कलेक्टिव कंसाइंस, थर्ड उन्होंने बताया हमारा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, एंड फोर्थ उन्होंने बताया है हमारा सोशल करेंट्स। तो ये 4 टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हमें डर्कहाइम ने बताए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मोरालिटी में सबसे पहले अगर हम लोग मोरालिटी की बात करें तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, जो भी एक तरह से मोरल वैल्यूज हैं हमारी सोसाइटी की, नैतिक जो मूल्य हैं हमारी सोसाइटी के, वो एक तरह से किस में आ जाता है, मोरालिटी में हमारा, कि हमें ये जो काम है ये गलत काम है, ये हमें नहीं करना चाहिए, या इस तरह से ये जो जितने भी मोरल वैल्यूज हैं वो हमारी किस में आ जाती है, मोरालिटी में। मोरालिटी पे आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डर्कहाइम ने हमारा काम किया है। मोरल जो वर्ड है ये इस पे उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, ये एक तरह से कीवर्ड है हमारा डर्कहाइम का। तो ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कलेक्टिव कॉन्साइंस, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की यहाँ पे उन्होंने बात की है। सामूहिक जो हमारा चेतन है, मतलब कलेक्टिवली जो थिंकिंग है हमारी लोगों की, जैसे एक सोसाइटी में कोई लोग हैं, सपोज एक सोसाइटी के कोई लोग होते हैं वो सिमिलर माहौल में हमारे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की क्या होती है, सिमिलर थिंकिंग डेवलप हो जाती है, सभी लोगों की एक तरह की सिमिलर सोच हमारी डेवलप हो जाती है। तो इसे डर्कहाइम ने अपना कलेक्टिव कंसाइंस नॉन मटेरियल एज अ टाइप ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट उन्होंने बताया है। ये चीज उन्होंने बात की है, तो आई होप ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, तो जैसे हमारे रिलीजियस सिंबल है, ऐसी चीजें जो कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, रिलीजियस सिंबल है, जैसे क्रिश्चियनिटी का आपने साइन देखा हो, इस तरह का उनका प्लस का साइन क्या होता है, ये क्या है, एक तरह से उनका रिलीजियस सिंबल है। जैसे ये सिंबल आपको दिखेगा आप समझ जाओगे कि ये क्रिश्चियन है हमारे, या इस तरह के रिलीजियस सिंबल होते हैं। या अगर हमें दिखता है सपोज ओम हमें दिखता है, या फिर हम लोग स्वस्तिक हमें दिखता है, तो ये जो सारी चीजें हैं हिंदुइज्म में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के रिलीजियस सिंबल होते हैं। जैसे उन्होंने टोटमिज्म अगर आपने पढ़ा हो तो हर जो क्लैंस होती है उनका अपना एक टोटम होता है, मतलब उसका सिंबल होता है। तो ये जो चीजें हमारी पूरी सोसाइटी को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे हर सोसाइटी का अपना कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल, रिलीजियस सिंबल या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो इसके बारे में उन्होंने बात की है। तो
आई होप ये आपको क्लियर है। सोशल करेंट्स का उन्होंने बताया था जो कलेक्टिव फीलिंग्स हमारी सोसाइटी की होती हैं। फीलिंग्स मतलब सब लोग साथ में किस तरह से हमारी सोसाइटी में सोचते हैं। सपोज साथ में कोई ग्रुप एक्टिविटी चल रही है, कोई फंक्शन हमारा चल रहा है, तो वहाँ की कलेक्टिव फीलिंग मतलब एंथुजियाज्म की फीलिंग होगी, उत्साह की फीलिंग होगी वहाँ हमारी लोगों के बीच में। मतलब जो हमारी सोसाइटी की कलेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, उसे एक तरह से सोशल करेंट्स हमारा डर्कहाइम ने बुलाया है। तो ये आई होप ये 4 टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट आपको डर्कहाइम के अच्छे से क्लियर है। मटेरियल सोशल फैक्ट सबसे पहले मैं एक बार फिर यहाँ आपको समझा देती हूँ। जो हमारी एक तरह से टेंजेबल चीजें होती हैं जो हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं सोसाइटी के बारे में। जैसे हमारी सोसाइटी का अगर एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पर, तो आर्किटेक्चर है हमारी सोसाइटी का, टेक्नोलॉजी है सोसाइटी की। ये क्या है, एक तरह से मटेरियल सोशल फैक्ट। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में हमारी सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, हमारी सोसाइटी का कल्चर है, ये क्या है, एक तरह से नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हमारा डर्कहाइम ने बुलाया था, जिन्हें हम लोग डायरेक्टली छू नहीं सकते, बट ये कहीं ना कहीं फॉर्म में हमारी सोसाइटी में होती है। सबसे ज्यादा काम हमारा डर्कहाइम ने नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट पे किया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डर्कहाइम के अकॉर्डिंग। इसलिए उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हमारे दिए हैं। सबसे पहला है मोरालिटी। तो मोरल उनका कीवर्ड है डर्कहाइम का। मोरल, एजुकेशन, मोरालिटी, इन सभी के बारे में डर्कहाइम बात करते हैं। मोरालिटी में मतलब हमारी सोसाइटी के जो भी मोरल वैल्यूज हैं, नैतिक जो मूल्य हैं, वो मोरालिटी में हमारा आ जाता है। कलेक्टिव कॉन्साइंस सेकंड उन्होंने बताया है। जो सामूहिक थिंकिंग होती है लोगों की, किस तरह से लोग, पूरी एक सोसाइटी के लोग सिमिलर तरीके से हमारे सोचते हैं, सिमिलर तरीके से सारी एक्टिविटी थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है, तो इसे कलेक्टिव कंसाइंस उन्होंने बुलाया था। थर्ड उन्होंने बताया था कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे रिलीजियस सिंबल होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी को या कल्चर को हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक तरह से कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड सोशल करेंट, सोसाइटी की जो कलेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, आप किस तरह से सोचते हो। सपोज कोई खुशी, अच्छा फंक्शन चल रहा है, तो खुशी वाली फीलिंग सभी को सेम तरीके से होगी। सपोज किसी की डेथ हो गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया है या कुछ ऐसा केस हो गया है, तो सैडनेस वाली फीलिंग सब जगह होगी। तो इस तरह से ये जो 4 टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हैं, ये हमारा डर्कहाइम ने डिफाइन किए हैं। ये आप सभी को बहुत अच्छे से याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। 4 टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हमारे डर्कहाइम के। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि डर्कहाइम ने किस तरह से इन्हें हमारा डिफाइन किया है। मोरालिटी क्या है, एक तरह से सोशल फैक्ट है। सोसाइटी के जो भी मोरल इश्यूज हैं, उन पे ये हमारा फोकस करती है। नैतिक जो मुद्दे हैं सोसाइटी के, उस पे ये हमारा फोकस करता है। इन दरखाइम हमारे क्या बुलाते हैं, इंडिविजुअल नीड्स मोरालिटी एंड एक्सटर्नल कंट्रोल इन ऑर्डर टू बी फ्री। तो दरखाइम ये हमारे मानते हैं कि व्यक्तियों के ऊपर एक तरह से बाहरी जो कंट्रोल है वो होना जरूरी है, उन्हें अल्टीमेटली हमारा फ्री करने के लिए, मतलब सोसाइटी एक हमारी अच्छी प्लेस बन सके, उसके लिए एक तरह से उनके ऊपर कंट्रोल लगाना हमारा जरूरी है। कुछ मोरल वैल्यूज हमारी होनी चाहिए, इसके बारे में डर्कहाइम बात करते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कंसाइंस, कलेक्टिव कंसाइंस उन्होंने सेकंड अपना सोशल फैक्ट, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट बताया था। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारी जो टोटल बिलीफ्स है या सेंटिमेंट्स हैं एक तरह से सोसाइटी के, वो उन्होंने डिफाइन किया था। कॉमन कंसाइंस मतलब समान, जो एक तरह से समान लोगों की अपनी कोई भी चीज को लेकर समान चीजें लोग महसूस करते हैं, तो उसे उन्होंने क्या बुलाया था, हमारा कलेक्टिव कंसाइंस। कलेक्टिव जो भी थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है लोगों की किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो उसे डर्कहाइम ने हमारा कलेक्टिव कंसाइंस बुलाया था। तो ये चीज सामूहिक चेतना जिसे उन्होंने बुलाया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कलेक्टिव कंसाइंस को उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स में हमारा बताया था। कलेक्टिव कंसाइंस हर सोसाइटी में हमें हमेशा देखने को मिलती है, ये उन्होंने बताया था। ये इंडिपेंडेंट होती है एंड सोशल फैक्ट्स को डिटरमाइन करने का ये हमारा काम करती है। स्वतंत्र होती है, अन्य सामाजिक तथ्यों हैं उसको निर्धारित करने का ये हमारा काम करती है। कलेक्टिव कंसाइंस हमारे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से रियलाइज की जाती है। मतलब जब हर एक इंडिविजुअल अपना
एक तरीके से सोचेगा, तो वो अल्टीमेटली हमारा कलेक्टिव कंसाइंस हमारा बन जाता है। तो ये हमारा डर्कहाइम ने बुलाया था कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को रियलाइज करके ही लोग एक कलेक्टिव कंसाइंस के बारे में, सामूहिक जो विवेक है, चेतना है, उसके बारे में हमारा बात कर सकते हैं। तो इस चीज के बारे में डर्कहाइम ने बात की थी। कलेक्टिव कंसाइंस क्या होते हैं? जनरल स्ट्रक्चर जो शेयर्ड फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग है, सिम्बल, नॉर्म्स हैं, बिलीफ्स हैं सोसाइटी के, जो समाहित साझा समझ है लोगों की, मानदंड है, सामान्य संरचना है, वो एक तरह से हमारे कलेक्टिव कंसाइंस होते हैं। उन्होंने क्या बताया था? प्रिमिटिव जो सोसाइटीज होती हैं वहां पे ऐसा ज्यादा हमें देखने को मिलता है, कलेक्टिव कंसाइंस वहां पे ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, क्योंकि वहां पे मोर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, नॉर्म्स एंड बिलीफ जो हैं वो सेम होते हैं। इसका मतलब क्या है? डरखान भी बोलते हैं जो प्रिमिटिव, पुरानी आदिम जो समाज है वहां पे कलेक्टिव कंसाइंस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। पुराने टाइम पे छोटी सोसाइटीज होती थी, सभी लोग सिमिलर तरह का सबका लाइफ स्टाइल होता था, तो सेम तरीके से चीजें सोचते थे सोसाइटी में सभी लोग, सेम तरीके सारे उनके जो भी नॉर्म्स एंड बिलीव्स हैं, सभी लोगों की एक तरह का रिलीजन होता था, सिमिलर लोगों की थॉट प्रोसेस होती थी। तो इसलिए हमारा डरखाइम ने बोला है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में कलेक्टिव कंसाइंस जो है, सामूहिक चेतना जो हमारी है, वो ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग, मजबूत हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज में होती है। मॉडर्न सोसाइटी में देखो, इंडिविजुअलिस्टिक हमारी मॉडर्न सोसाइटी हो गई है, मतलब सब लोग अपने तरीके से हमारा सोचते हैं, कोई भी किसी के ऊपर जरूरी नहीं है सब लोग साथ में कोई चीज, आज के टाइम पे आप भी देखते हो नहीं हमारा उतना पॉसिबल हो पाता, सबका लाइफ स्टाइल अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सबके बिलीव्स, मान्यताएं सबकी अलग अलग हैं। तो इसलिए कलेक्टिव कंसाइंस जो है वो आज की सोसाइटी में हमें कम देखने को मिलता है प्रिमिटिव सोसाइटी के कंपैरिजन में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम लोग बात करें कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की, तो एक तरह से कलेक्टिव आइडिया, या फिर हम लोग देखें कोई पॉपुलर सिंबल है, मिथ्स मतलब पुरानी जो लोक कथाएं होती हैं हमारी सोसाइटी की, वो एक तरह से मिथ होता है। धार्मिक प्रतीत है, लोकप्रिय जो किंवदंतियां हैं, मतलब जो पॉपुलर लेजेंड्स हैं, वो एक तरह से क्या है? कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेशन। लेजेंड्स मतलब जैसे सपोज म्यूजिक इंडस्ट्री को कोई एक पर्सन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज किशोर कुमार है, ऐसे। तो ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक ऐसी चीज जो एक तरह से पूरी सोसाइटी को हमारा रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे रिलीजियस सिंबल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, धार्मिक जो प्रतीक है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन या उस सोसाइटी को हमारे डिफाइन कर रहा है, तो ये बात होती है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एक तरह से कलेक्टिव बिलीव्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज हमारी सोसाइटी के बताते हैं, एंड लोगों को उनको कैसे कंफर्म करना है, कैसे मानना है लोगों को, इसके बारे में भी वो हमारे बात करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो लास्ट उन्होंने सोशल करंट बताया है, वो सोशल फैक्ट जो उन्होंने बताया है वो है सोशल करंट। तो ग्रेट वेव्स ऑफ एंथुजियाज्म, इंडिग्निटी एंड पिटी, तो जैसे मैंने बताया जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो एक तरह से किस में आ जाती हैं? सोशल करेंट्स में, पब्लिक गैदरिंग्स में, सार्वजनिक समारोह में जो फीलिंग्स आती हैं। सपोज कोई बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा है तो वहां पे एंथुजियाज्म होता है। सपोज आपने अगर बड़ी बड़ी कथाएं देखी हो, तो वहां पे अगर भजन कीर्तन चल रहा होता है तो सभी लोग कितने साथ में मिलके एकदम खुशी से नाचने लगते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो ये जो कलेक्टिव फीलिंग्स है हमारी, उसे एक तरह से सोशल करेंट्स हमारा डरखाइम ने बुलाया था। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये जो सारे टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हैं ये अच्छे से क्लियर हो। सोशल करेंट्स हमारे शेयर्ड होते हैं मेंबर्स के बीच में, समूह के बीच में साझा हमारे किए जाते हैं। इंटर सब्जेक्टिवली हम लोग इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोगों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है, लोगों के बीच में आपस में किस तरह से बातचीत होती है, लोग एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, कैसे साथ में आके सारी जो एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो सोशल करंट है, सामाजिक जो धारा है, उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में डरखाइम बात करते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपका सोशल फैक्ट का डरखाइम का, ये अच्छे से क्लियर होगा। बहुत इजी, बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। एक आध बार आप लोग अच्छे से समझोगे सारी चीजों को तो आप लोग को इजीली याद हो जाएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ लेबर का, तो ये चीज भी आपको प्रिपेयर करनी है।
डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में अब हमारे डर्कहाइम बात करते हैं। तो ये उनका, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टरल थीसिस था। मतलब इसके बाद डर्कहाइम को जो है अपनी डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो हमारी मिली थी। तो ये उनका डॉक्टरल थीसिस था जो 1893 में हमारा पब्लिश हुआ था। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो डिवीजन ऑफ लेबर हमारे क्या होता है कि सोसाइटी में श्रम का कैसे विभाजन है, मतलब लेबर्स को किस बेसिस पे हमारा डिवाइड किया जाता है। तो जैसे फैक्ट्री सिस्टम में होता है, कौन सा जो लेबर है, जो हमारा वर्कर है, उन्हें किस तरह का काम मिलना चाहिए, मतलब किसको हमारा प्रोडक्शन का काम मिलना चाहिए, किसका पैकेजिंग का काम मिलना चाहिए। तो ये जो विभाजन है, ये जो डिवीजन हमारी सोसाइटी में किस तरह से होता है, ये हमारा, इसके बारे में डिवीजन ऑफ लेबर में बात करते हैं। तो लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर से लोग एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हमारे होते हैं। कैसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, कोई भी एक काम कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर रहा। सारा जो काम है, प्रोडक्शन का जितना भी काम है फैक्ट्री में, वो अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड है। जैसे एक रॉ मटेरियल को लाने का काम करेगा, फिर दूसरा दूसरा सेकंड प्रोसेस में काम करेगा, फिर तीसरे प्रोसेस में। तो सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं सोसाइटी में। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं डरखाएं। और ये जो चीज है, ये लोगों के बीच में सॉलिडेरिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। लोगों के बीच में एकजुटता को इंक्रीज करने का काम करता है। अब जाहिर सी बात है, लोग एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, तो सॉलिडेरिटी, एकजुटता भी हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिवीजन ऑफ लेबर में मोस्टली उन्होंने सॉलिडेरिटी की ही बात की है कि किस तरह से हमारे सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिडेरिटी होती हैं, जैसे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड आपको ध्यान रखना है, डिवीजन ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट है सोसाइटी फील्ड में उन्होंने अप्लाई किया था। तो सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में हमारे डरखाइम बात करते हैं। तो ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उनका जो डॉक्टरल डिसर्टेशन था डिवीजन ऑफ लेबर, उसमें उन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में बात की थी। सामाजिक एकजुटता के बारे में वो अपनी जो थ्योरी है डिवीजन ऑफ लेबर, उसमें उन्होंने बात की थी। जीन जैक्स रेशियो का नेम हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उनके आइडिया से ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। एंड टू वेज में उन्होंने हमारा डिस्टिंक्ट किया था, दो तरीकों से उन्होंने डिवाइड किया था, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो ये जो दो सॉलिडेरिटी के टाइप्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यांत्रिक और जैविक, या फिर सावियई एकता भी जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को। तो इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। ये दो चीजें, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होती है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके बारे में डरखाइम बात करते हैं। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये जो चीज है हमें प्रिमिटिव सोसाइटीज में देखने को मिलती है। जो पहले के टाइम पे जो ओल्ड सोसाइटीज हमारी हुआ करती थी, वहां पे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती थी। जो हमारी स्मॉल सोसाइटीज होती थी, छोटे जो समाज होते थे, वहां पे हमें ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी ज्यादा देखने को मिलती थी। लोगों के बीच में यहाँ पे ऑटोनॉमी है वो लोएस्ट थी, मतलब लोग अलग अलग पर्सनल तरीके से नहीं रहते थे, सब लोग जो साथ में मिलके हमारी सोसाइटी में रहते थे, लोगों के बीच में लाइकनेस होती थी, मतलब समानता लोगों के बीच में होती थी। काफी हद तक सिमिलर ऑक्यूपेशन सभी लोग हमारा फॉलो करते थे। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी हमें वहां देखने को मिलती है। स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क वहां नहीं होता था, सभी लोग एक तरह का काम कर देते हैं, लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर हमारा होता था। अब ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो हमारा कम होता था, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हमारा कम होता था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कम हमारा कैसे होता था, जैसे बहुत ज्यादा सभी लोग एक तरह का काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने आप में कंप्लीट है, मतलब सब लोग जैसे पहले के टाइम पे प्रिमिटिव सोसाइटीज में क्या होता था, एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा चलता था। तो एक ही इंसान मिलके हमारा जो भी पूरे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसको उसको खुद ही कर लेता था। तो डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ कम हमें देखने को मिल रहा था। बट मॉडर्न सोसाइटीज में
हम लोग देखेंगे अभी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में फैक्ट्री सिस्टम है। सब लोग खुद अपना सारा काम नहीं कर पाते, अलग अलग लोगों के बीच में काम डिवाइड है, तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर हमें मॉडर्न सोसाइटीज में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। डिवीजन ऑफ लेबर हमारा मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में कम हमें देखने को मिलता है, ये चीज ध्यान रखनी है। लोगों के बीच में बॉन्डिंग हमारी होती है, सोशल इंटीग्रेशन जो है वो हमारा ज्यादा होता है। एकजुटता जो है या सॉलिडेरिटी जो है वो हमारी ज्यादा होती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन रिलीजन जो है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले होता है, किनशिप जो है उसको इम्पोर्टेंट रोल प्ले हमारा होता है। अगर कोई भी क्राइम यहाँ पे होता है, अगर कोई भी क्राइम यहाँ पे हुआ है तो उस क्राइम के लिए लोगों को काफी ज्यादा पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट यहाँ पे दी जाती है। तो एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का वो है रिप्रेसिव लॉज यहाँ पे होते हैं, इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। बट रिप्रेसिव दमनकारी कानून कैसे होते हैं, सपोज आपने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट आपको दिया जाता है। तो ये चीज मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में हमें देखने को मिलती है। धर्म संस्थाओं प्रमुख यहाँ पर होती हैं, रिश्तेदारी वगैरह ये सारी चीज़ों को काफ़ी इम्पोर्टेंस हमारा मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था डर्कहाइम ने कंपैरेटिव मेथड हमारा यूज़ किया है, तो मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बीच में उन्होंने यूज़ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में, तो यहाँ पे ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हमारा ज्यादा होता है, क्यों? यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टास्क होता है, विशिष्ट कार्य होते हैं। फैक्ट्री सिस्टम का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए अलग अलग काम हमारा डिवाइडेड यहाँ पे होता है। जैसे एक का काम है वो प्रोडक्शन का काम करेगा, मतलब रॉ मटेरियल लाने का काम करेगा। दूसरा जो है सपोज कोई भी चीज बन रही है, फिर वो मटेरियल को कैसे यूज करना है, आगे कैसे प्रोसेस चलनी है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो फैक्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी हमारी मॉडर्न जो आधुनिक समाज हमारे होते हैं वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसके बारे में उन्होंने बात की है। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होता है, बड़ी बड़ी ये हमारी सोसाइटी होती है, यहाँ पे पॉलिटिकल लीगल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का ज्यादा होल्ड रहता है। जैसे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में हमने पढ़ा वहां पे जो रिलीजन है उसका हमारा ज्यादा होल्ड होता है, बट ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में जो पॉलिटिकल लीगल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हमारा ज्यादा होल्ड हमें देखने को मिलता है। ये एज अ फोर्स काम करते हैं, कलेक्टिव कंसाइंस की तरह ये हमारा काम करते हैं मॉडर्न सोसाइटीज में। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, क्यों? मॉडर्न सोसाइटीज में सबकी थिंकिंग अलग रहती है, सभी की सोच अलग अलग रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंसेस भी हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, भेदभाव हमें यहाँ लोगों के बीच में ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो सॉलिडेरिटी है वो यहाँ पे हमारी इंटीग्रिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि सब अलग अलग डिफरेंशिएशन यहाँ पे ज्यादा होता है। रेस्टिट्यूटिव लॉज हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ये आपको ध्यान रखनी है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में हमने पढ़ा था कि किस तरह से रिप्रेसिव लॉज हमारे होते हैं। सपोज आपने कोई क्राइम किया है तो उसकी बहुत सीवियर पनिशमेंट आपको मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में दी जाती है, बट ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में रेस्टिट्यूटिव लॉ हमारे होते हैं, जहां पर अगर आपने कोई क्राइम भी किया है तो आप उसका कंपेंसेशन देके या उतनी सीवियर आपको पनिशमेंट नहीं दी जाती, सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर। तो इस तरह से रेस्टिट्यूटिव लॉज हमारी जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो दो डिफरेंसेस मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक डेंसिटी की। तो डायनेमिक डेंसिटी क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डायनेमिक डेंसिटी हमें ये बताता है कि क्यों हम लोग या किस रीजन से हम लोग मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ हमें जाते हैं, तो इसके बारे में डायनेमिक डेंसिटी हमें बताता है। क्या रीजन है हमारा मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में? तो ये क्या है? एक तरह से कॉज है, कारण है हमारा। डर्कहाइम के अकॉर्डिंग मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में जाने का कारण क्या है? हमारा डायनेमिक डेंसिटी। डायनेमिक डेंसिटी क्या होता है? जब
नंबर ऑफ पीपल सोसाइटी में बढ़ते हैं, मतलब जब पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ती है, एंड अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन ये भी हमारा बढ़ जाता है। जब लोग पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है, साथ ही लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है ये भी जब हमारा बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग डायनेमिक डेंसिटी बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो पहले के टाइम से लगातार हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ ही रही है, तो ये एक मेन रीजन है हमारा मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में जाने की तरफ। और इंटरेक्शन, लोगों का आपस में इंटरेक्शन बढ़ रहा है, स्पेशलाइजेशन हमारा बढ़ रहा है, डिफरेंसेस लोगों के बीच में बढ़ रहे हैं। तो ये उन्होंने मेन रीजन हमारा बताया है मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के की तरफ जाने का। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या कारण है हमारा मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में जाने की तरफ। तो डायनेमिक डेंसिटी, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन, ये हमारा मेन रीजन है डायनेमिक डेंसिटी माइग्रेशन, सॉरी, मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में जाने का मेन रीजन हमारा डायनेमिक डेंसिटी है। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें रेप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव लॉज हमारी सोसाइटीज में होते हैं। तो ये डरखाइम ने हमारा डिफरेंशिएट किया है कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में किस तरह के लॉज हमारे सोसाइटी में होते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में रिप्रेसिव लॉज हमारे होते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया जाता है जो भी मोरल वैल्यूज हैं, फीलिंग्स हैं, यहाँ पे सीवियर पनिशमेंट आपको दी जाती है अगर आपने कोई भी क्राइम किया है। सपोज आपकी जा रहे हो, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में क्या होता है, आप अपने किसी भी कहीं भी आप जा रहे हो या कुछ भी आपने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है या वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको काफी ज्यादा, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए हैं, या कुछ भी आपने ऐसा काम किया है जो गलत काम, अगर आपने कोई भी सोसाइटी में किया है, आपने कोई चोरी वगैरह की है या कुछ भी ऐसा काम किया है, तो वहां पर रिप्रेसिव लॉज होते थे। मतलब बहुत ज्यादा कड़ी पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट आपको उन क्राइम्स की अपनी दी जाती थी। अगर लोगों के वैल्यू सिस्टम को हमारा ठेस पहुंचता है तो उसके लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट हमारी दी जाती थी। बट हम लोग अगर आज के टाइम पे बात करें, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में रेस्टिट्यूटिव लॉज हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आपने कोई बहुत ज्यादा मतलब क्राइम भी किया है, तो आप उस क्राइम का कंपेंसेशन देकर अपने गुनाह से बच सकते हो। जैसे इसका मैं अगर हम लोग एग्जांपल लें, रेस्टिट्यूटिव लॉज मतलब सपोज आज के टाइम पे जैसे अगर आपने हिंदी मीडियम अगर आपने मूवी देखी हो, इरफान खान की जो मूवी है हिंदी मीडियम, उसमें आपने देखा हो, उसमें एक सीन आता है कि वहां पर एक उसको अपनी बेटी के स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो वो जो उसका दोस्त है गाड़ी के सामने आ जाता है, गाड़ी वाला क्या करता है उसको पैसे दे के मना लेता है। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, इससे आप समझ सकते हो आज के टाइम पे ये होता है रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं। पहले के टाइम पे अगर आपकी गाड़ी से या आपके किसी भी व्हीकल से अगर किसी के नुकसान पहुंच जाता है या किसी के कुछ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, तो उसके लिए सीवियर पनिशमेंट भी आपको मिल सकती थी। बट आज के टाइम पे क्या हो गया कि आपकी सपोज किसी की कार वगैरह से किसी का एक्सीडेंट हुआ, या कई बार हमने देखा है बिल्डिंग्स वगैरह हमारी गिर जाती हैं। तो बिल्डिंग्स वगैरह हमारी कैसे टूट जाती हैं, जो ब्रिजेस हैं, पुल वगैरह हैं, वो टूट जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को कंपेंसेशन देती है। वैसे अगर ओरिजिनली आप अगर असली में देखो, तो बिल्डिंग गिरने से या किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट होने से कितना ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा एक सीवियर क्राइम है। पनिशमेंट उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने मतलब इतना करप्शन करके ऐसी बिल्डिंग या ब्रिजेस हमारे बनाए। तो उसके लिए भी बच, आज के टाइम पे क्या होता है, वहां पे भी आप पैसे देकर अपना जो क्राइम है उससे बच जाते हो। मतलब लोगों को आप कंपेंसेशन देके अपनी जो भी चीजें हैं, अपने जो क्राइम है उससे आप लोग बच जाते हो। तो मतलब आज के टाइम पे क्या है, रेस्टिट्यूटिव लॉज हमें देखने को मिल रहे हैं कि अगर आपने जो क्राइम किया है उसके बदले में आप किसी को पैसे दे देते हो या उनका कोई काम करवा देते हो, तो आप अपना ये जो क्राइम है इससे एक तरह से बच सकते हो। तो इस तरह के जो रेस्टिट्यूटिव लॉज हैं वो हमें आज की सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में डरखाइम बात करते हैं। तो आई होप रिप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव लॉज का जो कंसेप्ट है वो आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है। डरखाइम हमारी बात करते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में रिप्रेसिव लॉज होते हैं, मतलब जहां पर कोई क्राइम आपने किया है तो उसकी सीवियर पनिशमेंट आपको दी जाती है। एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में हमारे रेस्टिट्यूटिव लॉज होते हैं, मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया भी है तो उसके लिए आप कंपेंसेशन देकर अपना जो क्राइम है उससे आप बच सकते हो। तो इसके बारे में
डर्कहाइम हमारे बात करते हैं। तो ये चीज़ आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर है। ये डिफरेंस चार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है। डिफरेंस चार्ट मैंने यहाँ आपके लिए बनाया है कि मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में हमारा क्या डिफरेंस होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी हमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, पारंपरिक समाज में हमें देखने को मिलती है, बट ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी मॉडर्न सोसाइटीज, आधुनिक समाज में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग कैसे होते हैं, होमोजीनियस, मतलब सिमिलैरिटी जो है या लाइकनेस जो है वो ज़्यादा हमारे लोगों के बीच में होती है। बट यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंसेस जो हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं लोगों के बीच में। तो ये एक मेन डिफरेंस है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लोगों के बीच में कलेक्टिव जो फीलिंग है वो ज़्यादा होती है। डिवीजन ऑफ लेबर हमारा यहाँ पर कम होता है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में, बट डिवीजन ऑफ लेबर है वो हमारा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में पीपल, लोग जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर लोग होते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर कम होता है क्योंकि वो सारे काम अपने खुद ही कर लेते हैं। बट ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में लोग एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। लोगों लोगों का जो काम है वो एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे ज्यादा होता है। ये चीज, ये भी एक डिफरेंस है। एंड रिप्रेसिव लॉज, जैसे मैंने बताया, दमनकारी कानून, आपने अगर कोई क्राइम किया है तो उसकी सीवियर पनिशमेंट आपको दी जाती है। बट ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में रेस्टिट्यूटिव लॉज हमें देखने को मिलते हैं कि अगर आपने कोई क्राइम भी किया है तो उसका कंपेंसेशन देकर आप बच सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस है। तो जैसा मैंने बताया था, कंपैरेटिव मेथड डर्कहाइम ने यहाँ पर यूज किया है। तो इस तरह से उन्होंने ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिडेरिटी है या ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज है उनको हमारा कंपेयर किया है। तो इसके बारे में डर्कहाइम बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी जो तुलनात्मक विधि है, तुलनात्मक जो विधि है उसको अपना यूज किया है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसे आपको अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। तो ये भी क्या है, एक तरह से टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट हमारे हैं जिसके बारे में डर्कहाइम ने हमारी बात की थी। टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट हमारे हैं यहाँ पे, इसके बारे में डिवीजन ऑफ लेबर में अपना डर्कहाइम ने बात की थी। तो जैसा मैंने बताया था, डिवीजन ऑफ लेबर में उन्होंने जो सोशल फैक्टर उसके बारे में बात की थी। तो उन्होंने बताया था कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं, वो अगर नॉर्मल सही तरीके से चले तो वो नॉर्मल होती है, अगर अपनी लिमिट से वो ज़्यादा बढ़ जाए तो वो पैथोलॉजिकल हो जाती है। जैसे क्राइम का डर्कहाइम ने हमारा एग्जाम्पल दिया था। कल मैंने आपको फंक्शनलिज्म के बारे में समझाया था, उसमें डर्कहाइम का हमने पढ़ा था कि वो क्राइम को क्या मानते हैं, एक तरह से नेसेसरी चीज है। तो अगर एक लिमिट में हमारी सोसाइटी में, एक सीमा में हमारे, अगर हमारी सोसाइटी में कोई क्राइम हो रहा है तो वो डर्कहाइम के अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्मल है, सामान्य है। मतलब जैसे उन्होंने बताया था, क्राइम क्या है, एक तरह से कोहेजन का लोगों के बीच में काम करता है। सपोज किसी ने कोई क्राइम किया है तो उस व्यक्ति को उस क्राइम का जो पनिशमेंट मिलता है उससे दूसरे लोग एक तरह से सचेत हो जाते हैं कि ये काम हमें नहीं करना है। तो लोगों के बीच में एक अवेयरनेस को जागरूक इंक्रीज करने का हमारा काम करता है। तो अगर लिमिट में क्राइम हो रहा है, मतलब जब जब तक वो सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं तब तक तो वो सही है। बट अगर एक लिमिट से ज्यादा हमारी सोसाइटी में क्राइम, अगर सिर्फ क्राइम ही क्राइम हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, पैथोलॉजिकल हो जाता है। मतलब जब अपनी लिमिट से कोई चीज क्रॉस हमारी कर जाती है तो उसे एक तरह से पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट हमारा डर्कहाइम ने बुलाया है। क्राइम के एग्जाम्पल देके उन्होंने ये चीजें समझाई थी। तो बेसिक चीजें आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। उन्होंने यहाँ पर थ्री, जो पैथोलॉजी है उसको थ्री एबनॉर्मल फॉर्म, मतलब थ्री एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर में डर्कहाइम ने हमारा ये जो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है इनको समझाया है। थ्री एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कौन कौन से हैं, एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो थ्री टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है ये भी आपको अच्छे से समझने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, जब हमारी सोसाइटी में लेस रेगुलेशन होता है। ध्यान रखना,
डर्कहाइम ने एनोमी वर्ड का यूज दो जगह किया है, एक तो सुसाइड की थ्योरी में एंड डिवीजन ऑफ लेबर में। तो एनोमी का मतलब डर्कहाइम के अकॉर्डिंग एनोमी जो वर्ड है या एनोमिक जो वर्ड है उसका एक ही मतलब होता है, मतलब रेस्ट रेगुलेशन। जब हमारी सोसाइटी में प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है तो वहां पर एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब जब वर्कर्स जो हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया जा रहा कि किस तरह से आपको काम करना है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एनोमिक डिवीजन लेबर हमारी सोसाइटी में होगा। दूसरा उन्होंने क्या बताया, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, जब जो वर्कर्स है उन्हें एक तरह से फोर्स किया जाए कि आपको दबाव उनके ऊपर जबरन उनसे कोई चीज करवाया जाए, तो उसे हम लोग फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। थर्ड उन्होंने बताया है पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, जब हमारे सारे जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं है, सही तरीके से अरेंज नहीं किए गए, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर में सबका अलग अलग काम होता है। अगर आप उन वो जो सारे अलग अलग फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया, एक साथ उनको सही सेटल नहीं किया, तो फिर वो कुछ बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं होंगे एंड सब चीज बिखर जाएगी, गड़बड़ हमारी हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक तरह से एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हमारा है। तो ये जो थ्री टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मोरालिटी, सोशल सॉलिडेरिटी एंड सोशल जस्टिस के बारे में डर्कहाइम अपना डिवीजन ऑफ लेबर की इंपॉर्टेंट फील्ड्स उन्होंने बताए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मोरालिटी मैंने बोला था डर्कहाइम का कीवर्ड है, तो ये जो चीज़ है ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आई होप डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट जो है वो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा डर्कहाइम का टॉपिक आता है सुसाइड का। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं क्या इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं सुसाइड थ्योरी के। डर्कहाइम ने सुसाइड के बारे में अपनी थ्योरी में बात की थी। अब सुसाइड में उन्होंने स्टडी क्यों किया था, क्यों उनका इंटरेस्ट आया था सुसाइड के बारे में स्टडी करने में, तो उन्होंने बताया किसी सोसाइटीज में नंबर ऑफ सुसाइड्स हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये नोटिस किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो नंबर ऑफ सुसाइड है, सुसाइड रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ गया है, और भी डिफरेंट फैक्टर्स इसके वजह से हमारे इमर्ज हो रहे हैं। तो ये उन्होंने हमारा मेन रीजन बताया था कि क्यों इसकी वजह से जो सुसाइड है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इंडिविजुअलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, व्यक्तिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सोशल इंटीग्रेशन कम हो गया है सोसाइटी में, एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, प्रॉपर ऑर्डर में सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी में अरेंज नहीं है। इस वजह से जो सुसाइड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इन सभी के बारे में स्टडी करने के लिए डर्कहाइम ने ये जो सुसाइड का कंसेप्ट है उसको अपना स्टडी किया था। उन्होंने क्या बुलाया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा डर्कहाइम ने बताया कि सुसाइड एक इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है बल्कि सोशल, बहुत सारा, डर्कहाइम ने ये बोला है सुसाइड सिर्फ लोग इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से नहीं करते। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड किसी ने अगर कमिट किया हो तो वो हो सकता है उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हो, इंडिविजुअल या साइक उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो, तो जनरली सोसाइटी में लोग ये सोचते हैं कि आप इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से लोग सुसाइड कमिट करते हैं। बट डर्कहाइम ने हमारा ये बताया कि यहाँ पे सोसाइटी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारा पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल के सुसाइड करने में। तो सोशल इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल के बीच में क्या इफ़ेक्ट है, क्यों हमारा, किस तरह से सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारा करती है सुसाइड में, इसके बारे में डर्कहाइम ने अपना स्टडी किया था। तो कॉजल एनालिसिस उन्होंने यहाँ पे किया था, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उन्होंने लगाया था कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें सुसाइड रेट ज़्यादा देखने को मिलती है, या क्या पैटर्न है हमारा सुसाइड का, इसके बारे में स्टडी करने के लिए उन्होंने अपनी जो सुसाइड की थ्योरी है, स्टडी है, उसको अपना कंडक्ट किया था। उन्होंने क्या बताया था, जो रेट ऑफ सुसाइड है वो हमारी सोसाइटी में किससे रिलेटेड है, मैरिज, फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये जो सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारा करते हैं सुसाइड में।
तो जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज थी जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये जो सारी डिफरेंट कंट्रीज थी, इनके अलग अलग फैक्टर्स को यहाँ पे उन्होंने अपना स्टडी किया था कि किस तरह से सुसाइड जो है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल स्टडी हमारी नहीं है बल्कि सोशोलॉजिकल स्टडी उन्होंने यहाँ पे किया था। सिर्फ साइकोलॉजिकल तरीके से नहीं, सोशोलॉजिकल तरीके से क्या हमारे सामाजिक कारण है किसी भी व्यक्ति के आत्महत्या करने के, तो इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। अब जब उन्होंने अपना सुसाइड का स्टडी किया तो क्या क्या रीजंस उन्होंने उनके अपने देखने को मिले, तो इसके बारे में उन्होंने बताया था। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आपको, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि सुसाइड में उन्होंने जब अभी जैसे हमने पढ़ा डिफरेंट कंट्रीज की उन्होंने स्टडी की, तो क्या ऐसे रीजंस है या क्या उन्हें देखने को मिला जब उन्होंने डिफरेंट जो भी अलग अलग कंट्रीज है उनका जब उन्होंने स्टडी किया, तो क्या उन्हें देखने को मिला सुसाइड रेट में, वो उन्होंने हमें बताया है। उन्होंने ये देखा कि जो विमेन है, मैन जो है होते हैं, वो हमारा ज्यादा सुसाइड कमिट करते हैं विमेन के कंपैरिजन में, तो ये चीज उन्होंने बताई। एंड और अगर विमेन हमारी किस केस में करती हैं, अगर वो चाइल्डलेस विमेन है तो फिर हमारी विमेन ज्यादा कर सकती हैं, बट जनरली उन्होंने फाइंड किया कि विमेन की कंपैरिजन में जो मैन है वो हमारी ज्यादा सुसाइड कमिट करते हैं सोसाइटी में। जो अनमैरिड लोग होते हैं वो हमारे ज्यादा सुसाइड करते हैं इंस्टीड ऑफ जो एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने बात की थी। पीपल विदाउट चिल्ड्रन कमिट मोर सुसाइड देन पीपल विद चिल्ड्रन, मतलब जिनके बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में जिनके बच्चे नहीं होते वो हमारे ज्यादा सुसाइड कमिट करते हैं। जो प्रोटेस्टेंट है उसमें हायर सुसाइड रेट होता है कैथोलिक्स के कंपैरिजन में। तो ये जो अलग अलग फॉर्म ऑफ रिलीजन है, इसमें उन्होंने बताया था कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं कैथोलिक्स के कंपैरिजन में। सोल्जर्स के कम सोल्जर्स हमारे ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं सिविलियंस के कंपैरिजन में, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में सोल्जर्स हमारे ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं, तो ये भी हमारा डरखाइम ने बताया था। नेक्स्ट उन्होंने बताया है सुसाइड रेट इज हायर इन टाइम्स ऑफ पीस देन इन टाइम्स ऑफ वार, तो ये चीज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इटली में नोटिस की कि जब वहां पर शांति होती है उस केस में लोग ज्यादा सुसाइड कमिट करते हैं अपने वॉर वगैरह की कंडीशन में, तो ये चीज भी उन्होंने बताई। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वहां पर सुसाइड रेट ज्यादा हमें देखने को मिलती है। अगर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन हाई है तो फिर सुसाइड रेट भी हमारी ज्यादा होगी। उन्होंने एक तरह से कोरिलेशन हमारा बताया, बट ये जो फैक्टर है ये सब जगह अप्लाई नहीं होता। जूइश जो पीपल का उन्होंने एग्जांपल दिया कि वो हाईली एजुकेटेड है बट फिर भी उनमें लो सुसाइड रेट होता है। तो डरखाइम ने अपनी सुसाइड की जो स्टडी है उसमें ये चीज फाइंड आउट की कि कौन सा जो सेक्शन है सोसाइटी का ज्यादा सुसाइड कमिट करता है या क्यों कमिट करता है, तो ये चीज आपको एक ब्रीफ आइडिया होनी चाहिए कि जो सोल्जर्स हैं वो ज्यादा सुसाइड कमिट करते हैं सिविलियंस के कंपैरिजन में, तो इसमें लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये जो चीजें हैं ये आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है सब, एक बार आप रीड आउट करोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब जो उन्होंने अपना सुसाइड का फिनोमेना है दो तरीके से एक्सप्लेन किया था, एक तो है इंटीग्रेशन के बेसिस पे, दूसरा रेगुलेशन। उन्होंने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड हैं दो बेसिस पे हमारे डिवाइड किए थे, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। इंटीग्रेशन मतलब लोगों का कितना अटैचमेंट है, कितना लगाव है या जुड़ाव है अपनी सोसाइटी पे, कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पे लोग सुसाइड करते हैं। और दूसरा रेगुलेशन, कितना एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट है, कितना बाधा, मतलब बाहर से एक तरह से कैसे लोगों को रेगुलेट किया जा रहा है, अगर कम रेगुलेशन है या ज्यादा रेगुलेशन है, तो उसके बेसिस पे भी लोग हमारा सुसाइड कमिट करते हैं। इसके बारे में डरखाइम ने बात की थी। उन्होंने क्या बताया था, जब इंटीग्रेशन हमारा हाई होता है तो लोग एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करते हैं, लो इंटीग्रेशन जब होता है तो लोग इगोइस्टिक सुसाइड करते हैं, हाई रेगुलेशन जब होता है तो फेटलिस्टिक सुसाइड, एंड लो रेगुलेशन जब होता है तो लोग एनोमिक सुसाइड हमारा कमिट करते हैं। तो ये जो सुसाइड वाला चीजें हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, बस ये आप एक स्टोरी की तरह से सुनते जाना, तो फिर आपको कभी भी इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। सुसाइड को मैंने आपको बताया दो बेसिस पे उन्होंने हमारा सुसाइड को डिवाइड किया था। पहला है हमारा इंटीग्रेशन,
दूसरा उन्होंने बताया था रेगुलेशन। इस बेसिस पे उन्होंने जो सुसाइड है वो जो सुसाइड है उसको हमारा डिवाइड किया। इंटीग्रेशन के बेसिस पे भी उन्होंने दो तरीके से हमारा जो सुसाइड है उसको डिवाइड किया था। एक तो जब हमारा इगोइस्टिक सुसाइड, दूसरा उन्होंने हमारा बताया था एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। रेगुलेशन के बेसिस पे भी उन्होंने दो तरीके से हमारा बताया था। एक है हमारा एनोमिक, दूसरा उन्होंने बताया था फेटलिस्टिक। इस बेसिस पे उन्होंने जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सुसाइड हैं वो हमारा डिवाइड किया था। अब आपको ध्यान रखना है, जब हमारी सोसाइटी में लो इंटीग्रेशन होता है, ये मैं ऐसे एरो से बना रही हूँ तो आप लोग इजीली इस तरह से याद रख सकते हो, आप भी इसी तरह से एरो बना सकते हो। जब लो इंटीग्रेशन होता है तो लोग इगोइस्टिक सुसाइड कमिट करते हैं, जब हाई इंटीग्रेशन होता है सोसाइटी में तो लोग हमारे एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, उसी तरह से अगर लो रेगुलेशन है तो फिर लोग एनोमिक सुसाइड हमारे कमिट करते हैं, अगर हाई रेगुलेशन है तो फिर लोग फेटलिस्टिक सुसाइड कमिट करते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको एक और एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। ईगोइस्टिक सोसाइटी में क्या होता है, लो इंटीग्रेशन होता है। सपोज हम लोग एग्जांपल लें कि आपका डाइवोर्स हो गया, या फिर आपका अगर हम लोग समझें तो डाइवोर्स हो गया, या फिर आपका कोई भी बहुत ज्यादा नुकसान, अगर मतलब बहुत ज्यादा आपको कोई भी कैसे मैं बोलूं, इगोइस्टिक सोसाइटी में जब इंटीग्रेशन अटैचमेंट आपको बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना सोसाइटी से, उस केस में हम लोग करते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा जब लोनली एक तरह से फील करते हो तो उस केस में लोग इगोइस्टिक सुसाइड है वो कमिट करते हैं। सपोज किसी का डाइवोर्स हो गया या किसी के पार्टनर की सपोज डेथ हो गई हमारी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे लोग, इगोइस्टिक सुसाइड मतलब उनका जो इंटीग्रेशन है सोसाइटी में वो कम हो जाता है, उनके पास कोई बात करने के लिए हमारा नहीं होता। वो काफी, अगर कोई लोग लोनली फील करते हैं, मतलब किसी के पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, किसी से हम लोग अपने थॉट शेयर नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से सोसाइटी में उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं बनती, इस ऐसा कोई इंटीग्रेशन रीजन ही नहीं है उनके पास कि जिस वजह से वो सोसाइटी के लोगों के साथ इंटीग्रेट हमारा कर सके, जुड़ाव महसूस कर सके। तो ऐसी केस में लोग क्या करते हैं, इगोइस्टिक सुसाइड डरखाइम के अकॉर्डिंग कमिट करते हैं हमारा। फिर उन्होंने बताया था एल्ट्रुइस्टिक, जब हाई इंटीग्रेशन हमारा होता है, इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था हमारा सोल्जर्स का, टेररिस्ट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, या फिर पहले के टाइम पे जो सती प्रथा हमारी चलती थी उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। सोल्जर्स क्या होते हैं, उनका काफी ज्यादा इंटीग्रेशन होता है सोसाइटी पे, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फीलिंग्स उनकी सोसाइटी के लिए होती हैं कि अपनी सोसाइटी की बेनिफिट के लिए वो लोग सुसाइड तक कमिट करने को तैयार हो जाते हैं। टेररिस्ट का आपने देखा हो, इतना ज्यादा इंटीग्रेशन उनका सोसाइटी के, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ इतना ज्यादा अटैचमेंट कमिटमेंट उसकी तरफ उनका होता है कि जैसे टेररिस्ट का आपने सुना हो, किसी बिल्डिंग में वो ब्लास्ट करने गए या वहां पर कुछ भी गलत काम करने गए, उसके बाद वो लोग खुद भी वहीं अपनी जान दे देते हैं, मतलब एक बार भी सोचते नहीं है। तो वो एक तरह से क्या है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है अपनी सोसाइटी के, वो ये मानते हैं कि अगर हमने अपनी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सुसाइड कमिट की तो फिर बाद में आफ्टर लाइफ में हमें काफी अच्छी जिंदगी मिलेगी, ये मानते हैं। उसी तरह से पहले के टाइम पे जो सती प्रथा होती थी वहां पर भी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड होती थी कि वो उसकी डेथ के बाद अब उसकी जो फ्यूनरल है उस पर खुद भी लेट जाती थी। तो ये सभी क्या हमारे एग्जाम्पल है एल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी की, इस तरह से हमारी
सोसाइटी में जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लोगों का या जुड़ाव अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ होता है, तो ऐसी कंडीशन में लोग एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड अपनी कमिट करते हैं। इसके बारे में डर्कहाइम ने बात की थी। फिर हम लोग बात करें लो रेगुलेशन, तो इस केस में लोग एनोमिक सुसाइड कमिट करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लें, जब इकोनॉमिक बूम या फिर बर्स्ट होता है। इकोनॉमिक बस तो हमें समझ में आता है कि जब बहुत ज़्यादा सपोज आपके बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, तो ऐसे केस में हमें क्या देखने को मिलता है, एनोमिक सुसाइड होता है। आपको जो समझ ही नहीं आता कि किस तरह से आपका जो सिस्टम है वो रेगुलेट होगा। ये बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन चल रही है कि कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। तो अगर सपोज किसी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो ऐसे केस में अगर कोई सुसाइड कमिट करता है, तो फिर उसे हम लोग एनोमिक सुसाइड हम लोग बोलते हैं। दूसरा हम लोग देखें तो इकोनॉमिक बूम बूम मतलब किसी को बहुत ज्यादा बिजनेस में सक्सेस मिल गई, तो भी लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम सक्सेस मिल गई फिर क्यों सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो अगर आप देखो, अगर बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है तो एक तरह से आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। सपोज बहुत ज्यादा बिजनेस में बेनिफिट हो गया, अब आपको बिजनेस के लिए अलग अलग कंट्रीज में ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो वहां पर क्या है, आप बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं होते, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे आपने सुना हो, जितना ज्यादा हायर पोजीशन पे जो इंसान होता है वो उतना ही ज्यादा अकेला होता है। जैसे ऑफिस में हम लोग देखते हैं, जो बॉस होता है वो अकेला अपने कैबिन में बैठता है, और जो सारे एम्प्लॉयज हैं वो सब साथ में मिलके एक बड़े से हॉल में बैठते हैं। तो इकोनॉमिक बॉम्ब अगर बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पे भी आप पहुंच जाते हो, तो बहुत ज्यादा अकेला लोग फील करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उसे हमारा एनोमिक सुसाइड हमारा डरखाइम ने बुलाया था। तो आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा एकदम से हमारी जो पूरी लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रही होती है। कुछ लोग जो है ये जो नया सिस्टम जो चेंज हो रहा है उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते, तो हमारे फैमिली मेंबर्स हमें छोड़ के चले जाते हैं। कई बार हम लोग इतना ज़्यादा काम में बिजी हो जाते हैं कि हम उनके साथ जुड़े हुए नहीं रह पाते। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उसे एनोमिक सुसाइड हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग बात करें फेटलिस्टिक सुसाइड की, जब बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आपके लिए होता है। जैसे स्लेव्स जो हैं, पुराने टाइम पे जो गुलाम हमारे होते थे, तो वो ये मानते कि फेटलिस्टिक, फेट मतलब क्या होता है, हमारी किस्मत में ही गुलाम ही है। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, शिप्स के द्वारा जो हमारे स्लेव्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए हमारा ले जाया जाया करता था। तो वो जो स्लेव्स हुआ करते थे वो उसी जर्नी के दौरान ही अपनी जो शिप उनकी जा रही होती तो वहीं समुद्र में कूद कूद कर अपनी जान दे देते। क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता था कि अब तो हमारी फेट मतलब हमारी किस्मत में सिर्फ गुलामी ही है, और हम ये जो अपनी सिचुएशन है गुलामी की, इससे बाहर हम लोग नहीं निकल सकते। इसी तरह से हमारी पूरी लाइफ चली। तो जब बहुत ज्यादा रेगुलेशन मतलब स्लेव्स जो हैं गुलाम होते हैं, उनके साथ क्या होता था, इतना रेगुलेशन उनके ऊपर होता था कि वो लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। जब उन्हें खाना दिया जाएगा तब उन्हें खाना खाना है, जब उन्हें बोला जाएगा कि काम करो काम करना है, मतलब खुद की मर्जी नहीं होती थी। पूरी तरीके से उनको रेगुलेट, पूरी तरह से उन पे जो नियम और कानून है वो हमारे लगाए जाते थे। तो इस वजह से वो लोग सुसाइड कमिट कर लेते थे। तो इस तरह से ये जो 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड हैं, इसको हमारा डर्कहाइम ने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, बट आई थिंक बहुत ईजी है। अगर आप एग्जाम्पल के हेल्प से याद करोगे ना, तो बहुत ईजीली आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन, लो इंटीग्रेशन है हमारी सोसाइटी में, लो इंटीग्रेशन हमें अगर सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, तो फिर लोग इगोइस्टिक सुसाइड कमिट करते हैं। मतलब जब अटैचमेंट लोगों का बहुत ज्यादा नहीं रहता। अगर हाई इंटीग्रेशन हमारी सोसाइटी में होता है, तो जैसे सोल्जर्स वगैरह हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपका सोसाइटी से होता है, तो फिर लोग एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड हमारा कमिट करते हैं। एनोमिक सुसाइड की बात करें, जब लो रेगुलेशन हमारी सोसाइटी में होता है, तो फिर लोग एनोमिक सुसाइड कमिट करते हैं। हमारा फेटलिस्टिक में जब हाई रेगुलेशन हमारा बहुत ज्यादा, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन से जब हम लोग घिरे हुए होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उसे फेटलिस्टिक सुसाइड हम लोग बोलते हैं। तो आई होप ये जो सारे कंसेप्ट हैं आप सभी को अच्छे से क्लियर हैं।
बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग ये कंसेप्ट है। एग्जाम्पल से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी इसी तरह से पूछेंगे। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी एंड पूछा जाएगा आपसे कि ये किस, डरखाइम के अकॉर्डिंग ये किस सुसाइड का एग्जाम्पल है, तो वो आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप अच्छे से समझ लेते हो चीज़ों को तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो एक बार ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं कि सारी सुसाइड में किसके बारे में बात की जा रही है। इगोइस्टिक सुसाइड में जब लोग अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं होते, एक एक रह जब पूरी सोसाइटी के साथ अच्छे से अटैच नहीं होते, उस केस में क्या लोग करते हैं, इगोइस्टिक सुसाइड अपना कमिट करते हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाई वही यहाँ सारी लिखी हुई है, तो आप एक बार भी रीड करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है इनक्यूरेबल वियरीनेस या फिर सैड डिप्रेशन, बहुत ज्यादा अगर डिप्रेशन वाला फेज किसी का चल रहा है तो ऐसे केस में लोग इगोइस्टिक सुसाइड हमारे कमिट करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो इंटीग्रेशन है वो जब हमारे स्ट्रांग हो जाता है, जैसे मिलिट्री वाले लोग हैं तो वो इस फीलिंग से काम करते हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए हमें अगर जान भी दे देंगे तो हमें बहुत एक अच्छी आफ्टर लाइफ हमारी मिलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इससे ये हमारे एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे एक तरह से होप होती है लोगों के बीच में कि अगर हमने अपनी सोसाइटी के लिए अपनी जान दी तो हमें एक बहुत अच्छी लाइफ है, आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी कंडीशन हमें मिलेगी, स्वर्ग में हम लोग जाएंगे, इस तरह की फीलिंग लोगों के बीच में हमारी रहती है। फिर उन्होंने बताया एनोमिक सुसाइड हमारा, तो एनोमिक सुसाइड में हमारा क्या होता है, जब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कम हमारी सोसाइटी में होता है। सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे इकोनॉमिक बूम एंड बस्ट के केस में मैंने आपको समझाया, तो वहाँ पे हमें एनोमिक सुसाइड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट फेटलिस्टिक सुसाइड, जब रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग सोसाइटी में हमारा होता है, जैसे स्लेव्स का एग्जांपल हमने पढ़ा था, जो दास होते हैं उन पे इतना ज़्यादा रेगुलेशन हमारा होता है तो वो लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं उसे हम लोग फेटलिस्टिक सुसाइड बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको डरखाइम के बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी है। आई होप ये आप सभी को अच्छे से क्लियर है उनका सुसाइड का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट हम लोग डर्कहाइम के नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उनका जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है, इस पे हम लोग आ जाते हैं कि रिलीजन को उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स उन्होंने बताए हैं रिलीजन के, तो वो उसके बारे में उन्होंने बात की है। रिलीजन के बारे में उन्होंने अपनी जो लास्ट मेजर बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, 1912, ईयर भी आपको याद रखना है। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप, इंग्लिश में ही आप याद करो तो वो बेटर है आपके लिए। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में उन्होंने रिलीजन के बारे में बात की है। तो रिलीजन उन्होंने एक तरह से बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन बुलाया है जो हमारी सोसाइटी को काफी ज्यादा रेगुलेट करने का काम करता है। ऑस्ट्रेलियन जो एबॉर्जिनीज है, मतलब ऑस्ट्रेलियन जो हमारी ट्राइब्स हैं, अरुंता ट्राइब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अरुंता ट्राइब्स में उन्होंने ये जो अपना रिलीजन के ऊपर जो स्टडी है वो हमारा कंडक्ट किया है। मेन जो थीम है हमारा डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ रिलीजन वो ये है कि उन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन चीजों के बीच में डिफरेंशिएट हमारा किया है। जो पवित्र और अपवित्र जो वस्तुएं हैं उन सभी के बीच में डिफरेंशिएट हमारा डर्कहाइम ने अपनी थ्योरी में किया है। तो सेक्रेड क्या होता है, प्रोफेन क्या होता है, ये कीवर्ड है हमारा डर्कहाइम का, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में डर्कहाइम ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलीजन में बात की है। पवित्र और अपवित्र चीजों के बारे में उन्होंने बात की है, तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। रिलीजन का एक बहुत फेमस डेफिनेशन भी उन्होंने दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिलीजन को क्या पता है, एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स। जैसा मैंने बताया रिलीजन को सेक्रेड एंड प्रोफेन के बीच में उन्होंने डिफाइन किया है। सेक्रेड थिंग्स सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विच यूनाइट इन वन सिंपल मोरल, अगेन उसके उनका कीवर्ड आ गया मोरल कम्युनिटी कॉल चर्च ऑल दोज हु अडhere टू इट। रिलीजन में बेसिकली उन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन चीजों के बीच में डिफरेंशिएट किया है, पवित्र और अपवित्र चीज। तो पवित्र चीजें हमारी सोसाइटी की क्या होती है, ऐसी चीजें जिन्हें हम लोग अपनी डेली लाइफ से अलग रखते हैं, जैसे पूजा के लिए कोई चीजें हैं हमारी, सपोज कोई नारियल है आपका,
नारियल अगर आप पूजा के लिए लाए हो तो उसे आप अच्छे अलग तरीके से रखोगे, उसे जूतों के पास नहीं रखोगे, प्रॉपर मंदिर में ले जाके आप उन चीजों को रखोगे। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम लोग अपनी डेली लाइफ से अलग रखते हैं, उन्हें डरखाइम के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड चीजें, पवित्र चीजें उन्हें हम लोग बोलते हैं। पवित्र चीजें ऐसी चीजों को बुलाया था। और इनके अलावा जो हमारी डेली लाइफ की जो भी मंडेन एस्पेक्ट्स हैं, मतलब रोजमर्रा की जो हमारी चीजें हैं, कॉमन प्लेस जरूरतें वाली जो चीजें हैं, सपोज आप किसी खाने के लिए कोई नारियल लाए हो तो उसे आप उतनी ज्यादा केयर से नहीं रखोगे जितना आप पूजा के लिए जो नारियल लाए हैं उसको हम लोग रखते हैं। तो डरखाइम ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलीजन में इन्हीं दो चीजों के बारे में मेन बात की है, प्रोफेन और सेक्रेट चीजों। सेक्रेट मतलब जो पवित्र चीज है, रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक पर्पस के लिए हम लोग जिन चीजों को यूज करते हैं वो सेक्रेट चीजें हमारी होती हैं। प्रोफेन मतलब जो अपवित्र चीजें हैं, जिनको हम लोग बाकी अपनी डेली एक्टिविटीज में जिन चीजों को हम लोग यूज करते हैं, तो उसे एक तरह से प्रोफेन हमारा डरखाइम ने बुलाया है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सैक्रेड चीजों की वजह से हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ रेवरेंस ऑ एंड ऑब्लिगेशन, मतलब एक तरह की श्रद्धा, विस्मय और दायित्व हमारे अंदर जनरेट होता है। सैक्रेड चीजों की तरफ श्रद्धा, हमारी जो रिलीजियस फीलिंग है वो अपने आप हमारी ओरिजिनेट हो जाती हैं। On the other hand, it is the attitude according to these phenomena that transform them to profane to sacred। तो किसी चीज को हम लोग किस तरह से देखते हैं, उसी वजह से वो जो चीज है हमारी प्रोफेन से सैक्रेड में बन जाती है। जैसे कोकोनट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। कोकोनट अगर हम लोग नॉर्मल चीज के लिए लेके आए हैं तो फिर वो क्या है, एक तरह से प्रोफेन चीज है। बट अगर उसको हम लोग रिलीजियस पर्पस, धार्मिक पूजा वगैरह के लिए लेकर आए हैं, तो फिर हमारा जो एटीट्यूड है उसके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो जब हमारा बदल जाता है, तो फिर हमारी जो प्रोफेन चीजें हैं वो एक तरह से सेक्रेड चीजों में हमारी बदल जाती हैं। तो इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। उन्होंने डरखाइम हमारा क्या बात करते हैं, सोसाइटी क्या है, एक तरह से सोर्स ऑफ रिलीजन है हमारा। इसलिए उन्होंने सोसाइटी और गॉड को उन्होंने एक तरह से इक्वल रखा था, क्योंकि सोसाइटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे डरखाइम देते हैं। सैक्रेड एक तरह से उन्होंने सोसाइटी को माना था। तो वो ये बोलते हैं सैक्रेड, गॉड एंड सोसाइटी ये सभी हमारी एक ही चीजें हैं डरखाइम के अकॉर्डिंग। इसके बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलीजन में बात की थी। थ्री मेन कंडीशंस उन्होंने हमारी बताई थी डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन की। तो थ्री मेन कंडीशंस हमारी कौन कौन सी थी, सबसे पहले तो रिलीजन में एक रिलीजियस बिलीफ, मतलब लोगों में अपने धर्म के प्रति कुछ धार्मिक विश्वास अपने होने चाहिए। कुछ रिचुअल्स, मतलब कुछ ऐसे अनुष्ठान परंपराएं जैसे पूजा पाठ वगैरह है, ये सारी चीजें हमारी चले। और एक चर्च, मतलब एक हमारा रिलीजियस कम्युनिटी भी हमारी होनी चाहिए। तो ये थ्री मेन कंडीशंस है हमारे रिलीजन के डेवलपमेंट होने की। जब ये जो तीन चीजें हैं हमें सोसाइटी में मिलती हैं, उसी के बाद हमें रिलीजन का जो डेवलपमेंट है वो अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आपको ध्यान रखना है, डरखाइम ने थ्री टाइप्स ऑफ रिचुअल प्रैक्टिसेस भी हमारी दी हैं। तीन तरह के उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान या प्रथाएं हमें बताई हैं। कौन कौन से तीन तीन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पियाकुलर राइट्स उन्होंने बताए हैं। पॉजिटिव राइट्स जैसे आप नाम से समझ सकते हो, जिन्हें हमें बोला जाता है कि ये जो प्रथाएं हैं ये हमें फॉलो करनी ही है। ऐसी चीजें जो हमें स्पेशली फॉलो करने के लिए, जिनका पालन करने के लिए हमें बोला जाता है, वो हमारे पॉजिटिव राइट्स होते हैं। नेगेटिव राइट्स की हम लोग बात करें तो जिन्हें हमें मना किया जाता है कि आपको ये काम नहीं करना है या इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है, वो एक तरह से क्या हो जाएगा, जिसको हमें ना मानने के लिए, जैसे हमें बोला, जिनका पालन ना करने के लिए हमें बोला जाता है, तो वो नेगेटिव राइट्स होती हैं। पियाकुलर जो राइट्स हैं वो एक तरह से पनिशमेंट टू दोज हु हैव डेविएटेड फ्रॉम नॉर्म्स एंड। तो पियाकुलर राइट्स उन लोगों के लिए होती हैं जिन्होंने हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको हमारा फॉलो नहीं किया है, तो उसके लिए। या फिर पियाकुलर राइट्स जब कोई सपोज किसी की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे जिस तरह की राइट्स हमारी, जिस तरह की प्रथाएं हमारी फॉलो की जाती हैं, वो एक तरह से पियाकुलर राइट्स हमारा होता है डरखाइम के अकॉर्डिंग। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ राइट्स हमारा डरखाइम ने दी हैं। ये तीनों के जो नाम है वो तो आपको याद होना चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया भी इनका मतलब आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अब डरखाइम ने ये जो अपना थ्योरी ऑफ रिलीजन है इसको अपना डिफाइन किया था टोटमिज्म। रिलीजन जो है इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। तो उनकी जो बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप, उसमें उन्होंने ये जो सारी चीजें हैं इसको हमारे डिफाइन किया था। तो ये उन्होंने बताया था। टोटमिज्म को उन्होंने क्या बताया था, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन, सबसे साधारण एंड सबसे पुराना ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन हमारा डरखाइम ने बुलाया था। डरखाइम ये मानते हैं कि सारे जो भी रिलीजन है वो टोटमिज्म से निकल के ही हमारे आए हैं। तो इसके बारे में डरखाइम बात करते हैं। टोटमिज्म का अगर मैं आपको सिंपल फिनोमेना समझाऊं, सॉरी, टोटमिज्म हमारा क्या होता है, डरखाइम के अकॉर्डिंग ये सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है। तो पुरानी जो हमारी ट्राइब्स होती थी वहां पे क्या होता था, डरखाइम हमारे ये सोचते थे, पुरानी ट्राइब्स में क्या होता था कि वहां पे सपोज जब लोग साथ में आके मिलते थे, टोटमिज्म की क्या स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे ये जो चीज है वो हमारी इमर्ज हुई। तो टोटमिज्म में क्या हुआ, जब लोग दो ट्राइब्स के या आपस में जो ट्राइब्स के लोग हैं वो कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए वो जब अपना साथ में आते थे तो उन्हें ऐसी सॉलिडेरिटी वाली फीलिंग महसूस अपनी होती थी। ये जो सॉलिडेरिटी वाली फीलिंग महसूस होती थी जब लोग साथ में आते थे या साथ में आके कोई भी अपना काम करते थे, तो लोगों को ये जो फीलिंग महसूस होती थी, तो लोगों को ऐसा डाउट होता था कि जब हम लोग साथ में आते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग क्यों महसूस हो रही है कि हम लोग बिल्कुल एकजुट फील कर रहे हैं, सभी लोग साथ में हमारे सॉलिडेरिटी में, ऐसा हमें क्यों फील हो रहा है। इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। तो उन्होंने क्या लगा, वो जो लोग थे उन्हें ऐसा लगा शायद हमारे पास में जो पेड़ है इससे ये जो एनर्जी है ये हमारे लिए निकल कर आ रही है। तो इसलिए ऐसी कोई एनिमल है या ऐसा कोई प्लांट्स है तो उसे वो लोग क्या बना देते थे, अपना टोटम, एक तरह से सिंबल अपना बना देते हैं, उसकी फिर वो लोग पूजा अपनी करने लगे थे। तो टोटमिज्म का सिंपल मतलब ये है, पहले के टाइम पे जो प्रिमिटिव रिलीजन, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन उन्होंने, सबसे प्राचीन रिलीजन धर्म उन्होंने टोटमिज्म को बताया है। मतलब सबसे पहले के टाइम पे लोग रिलीजन मतलब अब किस चीज की पूजा करते थे, किसी पेड़ की या जो प्लांट्स एंड एनिमल है, जिससे उन्हें लगता था कि एक फोर्स हमें मिल रही है, एक एनर्जी हमें मिल रही है जो हमारे एक तरह से सॉलिडेरिटी की फीलिंग जो हमारे लोगों के बीच में आ रही है। लोगों को, जो मैन लोगों से हमारी सुपीरियर है, लोगों को एक तरह से जोड़ने का काम हमारा कर रही है। तो ये एक तरह से ये जो फीलिंग है ये उन्होंने इस टोटम से, मतलब ये जो प्लांट है एनिमल है इससे हमारी ये फीलिंग निकल कर आ रही है। एंड ये जो फॉर्म ऑफ रिलीजन है इसे उन्होंने टोटमिज्म हमारा नाम दे दिया था डरखाइम ने। तो ये इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी। आई होप टोटमिज्म का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ पर उन्होंने स्टडी किया था, तो अरुंता ट्राइब्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंता ट्राइब्स है वहां पे उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, ये जो क्लैन है, टोटम्स है, यहाँ से ये जो सारी फीलिंग है वो हमारी निकल के आ रही। तो वो जो पर्टिकुलर ट्राइब या वो जो लोगों का ग्रुप था वो उस प्लांट या फिर एनिमल से खुद को जोड़ने लगे थे। वो एक तरह से क्या बन गया था, उनका रिलीजियस सिंबल उनका बन गया था, जिससे वो अपनी सारी जो भी फीलिंग्स हैं वो अपनी अटैच करते थे। तो ये टोटमिज्म रिलीजन में हमारा ये जो टोटम है या जो क्लैन मतलब जो ट्राइब है, और जो टोटम है जो प्लांट और एनिमल है, वो एक तरह से सिंबल उनका बन गया था जिसकी वो लोग पूजा अपनी करते थे। तो ये टोटमिज्म रिलीजन में हमें देखने को मिला था। टोटमिज्म क्या है, एक तरह का रिलीजियस सिस्टम है जहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी एनिमल टाइप प्लांट है वो सेक्रेट पवित्र हमारा माना जाता था, और उसे एज अ एम्बलम सिंबल हमारा बना दिया गया था किसी भी क्लैन के फॉर्म में। यहाँ पे जो एनर्जी है और जो मोरल फोर्स है लोगों की वो बताती थी कि किस तरह से एक मोरल बॉन्ड है हमारे लोगों के बीच में। और ये जो टोटम है ये बस क्या है, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करना, एक कबीले का प्रतिनिधित्व हमारा करता है। तो इसके बारे में उन्होंने बात की थी। यहाँ पे उन्होंने बताया था कलेक्टिव एफरवेसेंस, मतलब कलेक्टिव जो एनर्जीज लोगों को फील हो रही थी ना,
इस चीज को डर्कहाइम ने क्या बुलाया था, कलेक्टिव एफरवेसेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डर्कहाइम ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलीजन में इसके बारे में बात की थी कि ये जो कलेक्टिव एनर्जीज लोगों को साथ में हमारी फील हो रही है, साथ में आने पर लोग ये मानते थे ये जो कलेक्टिव एनर्जीज हैं इसे डर्कहाइम ने कलेक्टिव एफरवेसेंस बुलाया था। एंड वो लोग ये मानते थे ये जो कलेक्टिव एनर्जीज है हमें इस एनिमल या प्लांट से निकल कर आ रही है, तो इसकी लोग हमारे पूजा करने लगे थे। तो इसके बारे में डर्कहाइम बात करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज, डरखाम ये बात करते हैं कि सारे जो रिलीजन है उनका एवोल्यूशन हमारा टोटमिज्म से ही हुआ है। मतलब पहले के टाइम पे जो टोटमिज्म रिलीजन है वही हमारा चलता था, और उसी से सारे जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिलीजन है वो हमारे निकल के आए हैं। तो इसके बारे में डरखाम बात करते थे। एजुकेशन के बारे में भी भैया डरखाइम ने हमारे बात की है। तो एजुकेशन को उन्होंने क्या बताया है, एक तरह से मोरल प्रिंसिपल हमारी सोसाइटी का बताया है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में एजुकेशन का काम क्या होता है। एक तरह से लोगों को रेगुलेट करने का काम हमारा सोसाइटी में होता है, किस तरह से हम लोग सोसाइटी में डिसिप्लिन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो मोरल एजुकेशन, जैसे मैंने बताया मोरल कीवर्ड है डरखाइम का। थ्री एलिमेंट्स उन्होंने यहाँ पर बताए थे, डिसिप्लिन, अटैचमेंट एंड ऑटोनॉमी। किस तरह से लोगों को अनुशासन, लगाव और स्वायत्तता हमारी एजुकेशन की वजह से फील होती है, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने क्या बताया था कि किस तरह से हमारे जो भी मोरालिटी हम लोग सोसाइटी में कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे जो हमारी अपकमिंग आने वाली जनरेशन है उसके अंदर कैसे हम लोग एक डिसिप्लिन की भावना हम लोग ला सकते हैं, कैसे हम लोग उन्हें रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। तो ये हमारा मेन काम है एजुकेशन का। इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया है, एजुकेशन क्या है, एक तरह से प्रोसेस है कि किस तरह से हम लोग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड जो मोरल टूल्स हैं उनको हम लोग कैसे एक्वायर करते हैं जो हमारी सोसाइटी में ज़रूरी है हमें सरवाइव करने के लिए। तो किस तरह से लोगों के अंदर एजुकेशन का मेन काम ये होता है कि लोगों के अंदर ऐसे फिजिकल या इंटेलेक्चुअल जो फोर्सेस हैं, शारीरिक और बौद्धिक विकास लोगों का किस तरह से होना चाहिए जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो इसके बारे में बात करते हैं। एजुकेशन का मेन रोल हमारा क्या है, सोसाइटी की जो भी वैल्यूज हैं, नॉलेज है, बिलीव्स एंड स्किल्स हैं, इनको हम लोग आगे आने वाली जनरेशन में कैसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे डरखाएं बात करते हैं। सिंपल चीजें हैं, आप लोग एक बार भी रीड करोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एजुकेशन का मेन फंक्शन क्या होता है, सोशलाइजेशन करना, सोसाइटी का जो भी कल्चर है, वैल्यूज है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारा ट्रांसफर करना। तो यही मेन फीचर हमारा डरखान ने बताया है सोसाइटी का। सोसाइटी को डरखाइन ने क्या बताया है, एक बहुत फेमस और डेफिनेशन उन्होंने दिया था कि ओल्डर जनरेशन्स जो है वो न्यू जनरेशन पे कैसे अपने जो भी रूल्स हैं वो एक तरह से फॉर्म ऑफ डोमिनेशन उन्होंने बताया था। एजुकेशन डरखाइम के अकॉर्डिंग क्या करती है, होमोजेनिटी लाने का काम करती है, समरूपता। क्योंकि सेम तरीके से जो हमारी ओल्डर जनरेशन है वो उनके जो भी डोमिनेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो एक तरह से यंगर जनरेशन पे फॉलो करने के लिए उन्हें बात कर दिया, वही उन्हें सिखाती है। तो एक तरह से जो होमोजीनियस सोसाइटी है वो हमारी बिल्डअप हो रही है। तो ओल्डर जनरेशन के जो रूल्स हैं वो कैसे हम लोग न्यूअर जनरेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी डरखाइम बात करते हैं। ये भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने, तो ये उनका एजुकेशन का पूरा प्रिंसिपल था। सिंपल सा मतलब है एजुकेशन का कि सोशलाइजेशन का काम है एजुकेशन का, या हमारी सोसाइटी के जो भी मोरल वैल्यूज हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, नॉलेज, स्किल, कल्चर हैं, उनको हम लोग कैसे दूसरे जो अपकमिंग जनरेशन है उनमें हम लोग कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो डरखाइम ने अपना एक जर्नल भी लिखा था। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं डरखाइम के बारे में, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स। ये आपको याद रखने हैं। उनका एक बहुत फेमस जर्नल था, मतलब एक तरह से मैगजीन टाइप की थी जिसमें वो सोसाइटी के बारे में लिखते थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सोसाइटी को एज अ स्यू जेनरिस बुलाया था, मतलब एक अपना ही अलग यूनिक काइंड की है होती है, इरिड्यूसिबल, मतलब इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन पार्ट्स।
डरखाइम हमारा ये बात करती है कि सोसाइटी को एज अ होल एज अ ग्रुप ही हम लोग स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल पार्ट की तरह हम लोग सोसाइटी को स्टडी नहीं कर सकते। तो इसके बारे में भी डरखाइम ने हमारा बात किया था। तो सोसाइटी को एज अ सू जेनरेसिस डरखाइम ने बुलाया था। यही चीज आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सोसाइटी को एज अ गॉड उन्होंने बुलाया था। हेवन को उन्होंने ग्लोरीफाइड सोसाइटी बुलाया था। एक बहुत फेमस कोट भी उन्होंने दिया था, मैन आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर, वेमेन आर प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। तो ये फ्रेज है, डायरेक्टली आप लोग याद रख सकते हो। एजुकेशन मैंने बताया, एक तरह का उन्होंने प्रिंसिपल दिया था कि किस तरह से जो ओल्डर जनरेशन है, पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, वो किस तरह से न्यू जो पीढ़ी है, अपकमिंग जो जनरेशन है, उन्हें कैसे अपनी सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अपने सिखाते हैं। तो ये चीज़ डेफिनेशन उन्होंने दी थी। रिलीजन का डेफिनेशन उन्होंने दिया था, ये तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। तो इसके कीवर्ड्स आप लोग याद रख सकते हो, जैसे मोरल, कम्युनिटी, वैल्यूज के बारे में उन्होंने बात की थी। चर्च, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, इन सभी के बारे में उन्होंने अपने रिलीजन के डेफिनेशन में बात की थी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड डरखाइम की सारी बुक्स हैं, ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। क्रोनोलॉजी वाइज आपको याद करनी है, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में ईयर वाइज आपको ये जो चीज़ें हैं याद करनी है, क्योंकि यहाँ से अक्सर हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से याद रख करनी है। तो आई होप आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो। मैंने मतलब लगातार बोला है बट कोई बात नहीं। तो आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो। कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा सा जल्दी कवर की हैं क्योंकि थोड़ा सा हो गया गड़बड़, बट कोई इशू नहीं है। आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है तो कल जो क्लास है हमारी लाइव होगी, जहाँ पर हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में स्टडी करेंगे पूरा। तो कोई भी डाउट आपको आता है आज की और कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर जो डाउट क्लियरिंग सेशन हमारा होगा उसमें भी आप लोग पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ध्यान से आप लोग समझोगे, एक दो बार रिपीट करोगे या खुद रीड आउट करोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो आज की क्लास फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डरखाइम, तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।